चलिए, तो 3 टर्म हमने क्लियर कर लिए थे। पहला आपका कौन सा हो गया, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है आरबीसी का, दूसरा हमने पढ़ा पैक्ड सेल वॉल्यूम, और तीसरा हो गया हेमाटोक्रिट। तीनों को हम लिखा देंगे। चौथा जो है हमने यहाँ पे लिखा है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, टोटल जो हमारा नंबर ऑफ आरबीसी है उसका एक मीन वैल्यू बनता है ना, जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी है उसका एक मीन वैल्यू बनता है। इस वॉल्यूम का या इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस ही क्या है, इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस ये है आरबीसी की साइज को डिसाइड करना। मतलब मैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से आरबीसी की साइज डिसाइड करता हूं। मैंने 2 वर्ड आगे यहां पे लिखे थे, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। ये आरबीसी की साइज से संबंधित है। नॉर्मल आरबीसी जो होती है वो नॉर्मोसाइटिक होती है। नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल साइज होती है, और वो हमने बोला था 7.2 माइक्रोन होती है। अगर आरबीसी अपनी साइज में छोटी हो तो उसको बोलते हैं माइक्रो, और बड़ी हो उसको बोलते हैं। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि आरबीसी माइक्रो है या मैक्रो है, तो मैं इस मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से उसको डिसाइड करता हूं। अगर आरबीसी साइज में छोटी होगी तो जो मीन वैल्यू आएगी वो कम आएगी, और आरबीसी साइज में बड़ी होगी तो मीन वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का मैच है और इसमें एक बैट्समैन है, वो एक बार खेलने जाता है, एक अपनी पारी या एक मैच अपना खेलता है, उसमें 10 रन बनाता है। अगला मैच वो खेलता है उसमें 100 रन बनाता है, फिर अगला मैच खेलता है उसमें 56 रन बनाता है, फिर अगला मैच खेलता है उसमें 20 रन बनाता है, अगला मैच खेलता है उसमें 150 रन बनाता है। तो उसकी 5 पारी उसने खेली, उसमें ऐसे देखो तो अलग अलग नंबर आते हैं, लेकिन मैं सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दूं तो उसका मीन रन आ जाएगा, उसका औसत आ जाएगा। तो अगर औसत कम है, उसने कम रन बनाए हर पारी में, जैसे 15 रन बनाए, 10 रन बनाए, 20 रन बनाए, तो उसका औसत कम आएगा। और उसने हर एक पारी में ज्यादा रन बनाए तो उसका औसत ज्यादा आएगा। तो अगर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब टोटल आरबीसी की साइज क्या है, छोटी है, और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ज्यादा है तो आरबीसी का साइज क्या है, बड़ा है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की रीडिंग हमेशा होती है फेम्टोलीटर में। किसमें होती है, फेम्टोलीटर में, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 75 प्लस माइनस 10। तो ज्यादा 85 प्लस माइनस 10, तो कम से कम होता है 75 और ज्यादा से ज्यादा होता है 95। अगर वो 75 से कम है तब उसको बोलेंगे माइक्रो, और 95 से ज्यादा है उसको बोलते हैं मैक्रो। इसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसको भी हम आगे लिखा देंगे आपको। अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला रेड कलर का सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हमेशा ग्राम में होता है, ग्राम में। इसका वैल्यू किस में होता है कि एक आरबीसी में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। तो एक नॉर्मल आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है, एक आरबीसी में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, एक आरबीसी में अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है ग्राम में। टोटल हीमोग्लोबिन, देखो जब मैं सिर्फ हीमोग्लोबिन लिखूं तब तो ये टोटल हीमोग्लोबिन है मेरे प्लाज्मा में। पर 100 ml ऑफ ब्लड में लेऊं, 100 ml ब्लड लेऊं, तो उसमें टोटल हीमोग्लोबिन कितना है, वो तो होता है मीन वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर मैं एक हीमोग्लोबिन की बात करूं, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, तो कितना होगा 13 पिकोग्राम। 30 नॉट 13, कितना 30। लेकिन हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू की बात करें तो कितना होता है 13 से लेके 18 ग्राम एक एडल्ट मेल में। मिनिमम 13, मैक्सिमम 18 तक हो सकता है। नॉर्मल वैल्यूएशन में हम बोलते हैं एक मेल के लिए कि वो 13 से 15 होता है, फीमेल के लिए बोलते हैं कि वो 12 से 14 तक होता है, और 11 और उससे कम होता है, एनीमिया होता है। ये सब बातें हम आगे करेंगे। पर एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू मैं बोलूं अभी एक बार के लिए तो मैं 15 लिख देता हूं। ये 15 किस में होगा, हमेशा ग्राम में। ग्राम पर 100 ml या पर डीएल, है ना, डीएल बोलो या पर 100 ml बोलो एक ही बात है, या ग्राम परसेंटेज बोलो एक ही बात है। 3 वैल्यू होती है, या तो इसको डीएल लिख दो, या इसको परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 100, और या इसको पर 100 ml लिख दो। 100 ml परसेंटेज और डेसीलीटर, डेसीलीटर 100 ml और परसेंटेज तीनों 100 ही होता है, पर 100। तो 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 15 ग्राम। दैट इज द वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन पर 100 ml ब्लड। एक 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 15 ग्राम। अच्छा, ये कैसे आता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना आपका हीमेटोक्रिट होगा उसका 1/3 हीमोग्लोबिन होगा। जितना आपका हीमेटोक्रिट होगा उसका 1/3 हीमोग्लोबिन होगा। जैसे ये टोटल हीमेटोक्रिट कितना था 45,
उसका 1/3 हीमोग्लोबिन होगा। 45 का 1/3 मतलब 3 का भाग दे दो तो 15% हीमोग्लोबिन आएगा। हीमोग्लोबिन टोटल हिमेटोक्रिट का 1/3 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आरबीसी के अंदर टोटल 1/3 हीमोग्लोबिन भरा रहता है। जैसे हमने बोला ना, आरबीसी अगर एक झोला है, ये जो आरबीसी है वो एक अगर बैग है, तो इस आरबीसी में पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन से नहीं भरी हुई होगी। जैसे एक आरबीसी है और इसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा, तो आरबीसी का जितना अंदर हीमोग्लोबिन भर सकता है वो आरबीसी अपने टोटल वॉल्यूम का 1/3 हिस्सा हीमोग्लोबिन से भरती है, जिसमें ज्यादातर हीमोग्लोबिन यहाँ साइड में होता है और थोड़ा बहुत यहाँ बीच में होता है। तो एक आरबीसी वाले झोले में 1/3 हीमोग्लोबिन भरा रहता है। कितना? 1/3, 1/3 हीमोग्लोबिन भरा रहता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू आरबीसी में होती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन एक आरबीसी में जो होती है वो हमेशा पिकोग्राम में होती है, और हम बोलते हैं ये 30 पिकोग्राम भरा रहता है। कितना भरा रहता है? 30 पिकोग्राम। पिकोग्राम मतलब 10⁻⁻12, इसको पिकोग्राम कहते हैं। पिकोग्राम यूनिट होती है 10⁻⁻12। पिकोग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम ऐसे होता है ना, है ना, ऐसा हमने फिजिक्स में पढ़ा था। तो इस पिकोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो एक आरबीसी के अंदर टोटल हीमोग्लोबिन कितना भरा रहता है? 10⁻⁻12 पिकोग्राम। और इस 10⁻⁻12 को हम क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन मतलब एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होगा एक आरबीसी में? 30 पिकोग्राम। टोटल हीमोग्लोबिन कितना होगा? 15 ग्राम। और एक आरबीसी में कितना होगा? 30 पिकोग्राम। और लास्ट जो वैल्यू है वो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो होती है हीमोग्लोबिन की, वो एक ग्राम वैल्यू है, जो इसी हीमोग्लोबिन का, जो हीमोग्लोबिन है ये जो हमने 30 पिकोग्राम बोला, इसी हीमोग्लोबिन का ग्राम वैल्यू होगी 30 to 35 ग्राम। ये कंसंट्रेशन वैल्यू, जैसे हिमेटोक्रिट होता ना वैसे, तो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो है 30 to 35 ग्राम इन होल आरबीसी। तो 6 वैल्यू हमने बोली यहां पे। पहला वैल्यू क्या? मीन पैक सेल वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6। पहला हो गया पैक सेल वॉल्यूम। पैक सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट एक ही बात है। हमने इन दोनों को क्या बोला कि जो नंबर ऑफ आरबीसी है, आपका 1 ml ब्लड, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने एक ये ब्लड लिया, इस ब्लड में ऊपर वाला तो आपका चला गया प्लाज्मा, और नीचे जो है ये सारा का सारा ब्लड सेल है। और ये जो ब्लड सेल है ये पैक्ड है। पैक्ड मतलब एक दूसरे से ढसी हुई है, एक दूसरे से, ऐसा थोड़ी इनके बीच में जगह है, ऐसा समझो कि ये पैक है। तो ये जो टोटल पैक सेल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल है, तो तकरीबन 0.45 ml के आसपास होगा। अगर 1 ml ब्लड है तो, और 100 ml ब्लड है, 1 लीटर ब्लड है, तो 0.45 लीटर पर 100 ml है ना, पर 100 ml ब्लड है ना, तो मतलब पर लीटर ब्लड है तो उसमें 0.45 ml पर लीटर ऑफ ब्लड, ये तो पर ml ऑफ ब्लड। तो ये हो गया पैक सेल। और इस पैक सेल की परसेंटेज वैल्यू बोलूं मैं तो उसको मैंने क्या बोला? हिमेटोक्रिट। और इसमें नंबर ऑफ आरबीसी मैंने बोला तो कितना होगा? 4 to 5 मिलियन। ये 3 तो हो गया नंबर, इसके अलावा परसेंटेज वैल्यू, इसके अलावा ml वैल्यू, और इसके अलावा प्रतिशत वैल्यू। चौथा जो कंसेप्ट है वो हमने बोला मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब होता है कोई आरबीसी छोटा होगा, कोई आरबीसी बड़ा होगा साइज में, तो आरबीसी का छोटा और आरबीसी का बड़ा, क्योंकि सभी आरबीसी का शेप 7.2 माइक्रोन हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता कुछ बड़ी हो कुछ छोटी हो। उसके आधार पे एक कॉर्पस्कुलर वर्ड हमेशा सेल के लिए होता है। उसका मीन वॉल्यूम कितना है? मीन वॉल्यूम मैंने बोला हमेशा फेम्टोलीटर यूनिट में आता है, और ये तकरीबन 85 फेम्टोलीटर होना चाहिए। -10 हो सकता है, +10 हो सकता है, लेकिन मैंने बोला इसके ऊपर अगर हो जाए इसका मतलब सभी आरबीसी साइज में बड़ी है। और मैंने बोला इससे नीचे रीडिंग आ जाती है तो मैंने बोला सभी आरबीसी साइज में छोटी है। छोटी आरबीसी को हम बोल देंगे माइक्रो, और बड़ी आरबीसी को बोल देंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि एमसीवी की क्या इंपॉर्टेंस है, एमसीवी की इंपॉर्टेंस है आरबीसी की साइज को डिसाइड करना, ठीक है। एमसीवी के बाद में अगला हमने बोला हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ऐसा सभी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो पर 100 ml ब्लड में टोटल हीमोग्लोबिन कितना होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्राम में आएगी, और वो होती है 15 ग्राम। कितनी होती है? 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, या पर प्रतिशत, या पर जो आपका डेसीलीटर। अब हमने बोला अगर
आपको मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बोले तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का मतलब होता है एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होगा, तो होगा 30 पिकोग्राम। देखो नंबर और उसकी यूनिट दोनों मैटर करती है, तो एक आरबीसी में कितना होगा तो 30 पिकोग्राम, उसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और अगर आपको बोले मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो हमने बोला टोटल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, टोटल वजन, तो लगभग 30 से 35 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड में। हीमोग्लोबिन की वैल्यू अलग है और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अलग है। कंसंट्रेशन ग्राम वैल्यू में आएगा और वो 30 से 35 ग्राम होगा। जैसे हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी और इसमें ये सारे के सारे वर्ड मेंशन है, इसको आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि हम किसकी बात कर रहे थे। हम आरबीसी के नंबर की बात करें। अब आप इस रिपोर्ट में देखो जो हमने अभी वैल्यूएशन आपको बताई, हमने बोला कि व्हाट इज द नॉर्मल आरबीसी काउंट, दैट इज काउंट, तो काउंट कितना लिखा हुआ है 4.38, मतलब 4 मिलियन और 34 लैक्स, तो 4 ये मतलब सही है, 4 से 5 के बीच में आरबीसी होनी चाहिए। इस मरीज का हमने 1 ml ब्लड लिया, हमने लैब में भेजा, लैब वाले ने रिपोर्ट दी कि सर इसमें आरबीसी कितनी है 4 to 5 मिलियन, इसका मतलब मेरा नॉर्मल रेड सेल वॉल्यूम नॉर्मल है। फिर मैंने बोला इसका पैक सेल वॉल्यूम कितना है, तो इसने पैक सेल वॉल्यूम मुझे यहां पे दिया। पैक सेल वॉल्यूम कितना है इसका, पैक सेल इसमें दिया हुआ नहीं है, इसने मेंशन किया हिमेटोक्रिट। पैक सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट एक ही है, तो हिमेटोक्रिट की वैल्यू इसने कितनी दी 40.5%, नॉर्मल होता है 45%। मैंने बोला मेल और फीमेल के रूप में थोड़ा फर्क होता है, फीमेल में थोड़ी हिमेटोक्रिट की वैल्यू कम होती है। अगर आरबीसी 5 मिलियन होती तो ये पूरा 45 होता, 4 to 5 है तो ये 4.34 है, तो हिमेटोक्रिट हो गया 40 ये भी सही है, ये हिमेटोक्रिट कम नहीं है, तो 40.5% इसका ये प्रतिशत वैल्यू है। फिर मैंने बोला इसमें मीन सेल वॉल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है, तो मीन सेल वॉल्यूम हमेशा मैंने बोला फेम्टोलीटर में होगा और ये 85 के ±10 होना चाहिए, मुझे नॉर्मल वैल्यू पता है। तो मैंने इसका मीन सेल वॉल्यूम देखा तो 93 है, जो 95 से कम है ना, 85 का +10 करे तो 95 होता है। अगर हमने बोला ये 95 से ज्यादा होता तब तो मैं बोलता है कि ये कौन सी सेल है मैक्रोसाइटिक, लेकिन अगर ये 95 से कम है, 95 से ज्यादा होता है तो बड़ी सेल बोलते, लेकिन ये 95 से कम है, ये 93 है, तो अगर इसका 93 है तो मैं कहूंगा इसका मीन सेल वॉल्यूम जो है, मीन सेल वॉल्यूम सही है। इसका मतलब आरबीसी ना तो साइज में बड़ी है ना छोटी है। फिर मैंने बोला इसका हीमोग्लोबिन कितना है, तो बोले सर 11.8 ग्राम %, 15 होना चाहिए। ये फीमेल होगी शायद तो थोड़ा कम है, मतलब ये जो वैल्यूएशन है ना, ये मतलब आप सिर्फ ये देख के कह सकते हो कि ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल में हिमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन सब कम होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये फीमेल ही होनी चाहिए रिपोर्ट में। नाम क्या है इसका, महिला है या पुरुष है, संजू देवी, तो संजू फीमेल होती है कि नहीं, राजस्थान में संजू फीमेल है ना, बाकी तो मेल का नाम भी संजू होता है, यहाँ संजू मेल नाम कम होता है, रेयर है, फीमेल का नाम संजू ज्यादा होता है। तो एनीवे दिस इज संजू, ये फीमेल है और ये फीमेल का ही आइडिया दे रहे हैं, रिपोर्ट भी फीमेल का आइडिया दे रही है, नॉर्मल है ये, है ना। अगला जो है मीन सेल हीमोग्लोबिन और एक है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCH और MCHC। मैंने बोला MCH यानी कि टोटल जो हीमोग्लोबिन है आपका, टोटल हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन कितना था 15 ग्राम %, तो एक आरबीसी में कितना होता है तो 30 पिकोग्राम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मीन सेल है 27.2, तो ये 30 के आसपास है, 10 नहीं है, ये 5 नहीं है। और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है 30 to 35 ग्राम, तो इसका कितना है 29 ग्राम। इसका मतलब आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल हीमोग्लोबिन और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये सारी की सारी वैल्यूएशन जो है वो इस संजू की बिल्कुल बढ़िया है और इसको किसी तरह की दुविधा नहीं है, इसका एनीमिया नहीं है ये। अगर ये एनीमिया होता तो इसमें काफी सारी वैल्यू बिगड़ी हुई देखने को मिलती, लेकिन अभी मेरी ये सभी वैल्यू आरबीसी के हिसाब से सही है। तो इसकी आरबीसी की जो साइज है, इन सब वैल्यू को देखने के बाद में मैं ये दावे के साथ कह दूं कि इसकी आरबीसी की जो साइज है, क्योंकि इसका पैक सेल वॉल्यूम सही है, इसका हिमेटोक्रिट सही है, इसका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम सही है, हीमोग्लोबिन सही है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन सही है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन सही है, तो मैं कहूंगा इसकी आरबीसी की साइज नॉर्मल है, ना तो ये मैक्रो है ना ये माइक्रो है। और आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी नॉर्मो है, नॉर्मोक्रोमिक है, नॉर्मोक्रोमिक है। ये क्रोमिक वर्ड हीमोग्लोबिन के से संबंधित है, ना तो ये हाइपरक्रोमिक है ना ये हाइपोक्रोमिक है। अगर एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है तब आरबीसी एकदम लालम लाल होती है, हाइपरक्रोमिक,
और एक आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो आरबीसी फीकी होती है, बहुत ज्यादा लाल नहीं होती है, एकदम पैलर होती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। ना तो ये हाइपरक्रोमिक है, ना हाइपोक्रोमिक है, ना माइक्रोसाइटिक है, ना मैक्रोसाइटिक है। ये एक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमेटोक्रिट, नॉर्मल मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, नॉर्मल कंसंट्रेशन और नॉर्मल वाली आरबीसी है। तो एक आरबीसी में इतनी सारी बातें होती है। अल्टीमेटली 1 ml ब्लड या 1 ml वॉल्यूम से ही हमने डिसाइड किया है। हमने पूरे मरीज को नहीं लिया, उसका एक सैंपल लिया, इसको बोलते हैं सैंपल लेना। और सैंपल लेके, जैसे गेहूं लेने जाते हैं ना आप, तो गेहूं में पूरा बोरा होता है, पूरा एकदम, है ना, तो उसमें से कहते थोड़ा सैंपल दिखाओ भाई, तो सैंपल में वो क्या करता है, थोड़ा सा लेके आता है, ये सारा बोरे में ऐसा ही है, तो आप उसको चेक करते हो, हाँ ठीक है, फिर बोरा रख दो। दैट इज समथिंग सैंपलिंग। हम भी मरीज का सैंपल लेते हैं, ऐसा थोड़ी मरीज का पूरा ब्लड खाली कर दो, तो आगे किसका इलाज करोगे, क्योंकि पूरा ब्लड खाली होने के बाद मरीज सर्वाइव नहीं करता है। तो हम एक सैंपल लेते हैं और उसमें ये सभी वैल्यू देखते हैं। तो एक एक करके इन वैल्यू के बारे में लिख दीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आरबीसी की, या इस सभी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा, एक तो हो गया नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आरबीसी की, नॉर्मल वैल्यू। तो आरबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है, हमने बोला 4 to, या ऐसे लिख दो 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, या इसको मिलीमीटर क्यूब भी कहते हैं, पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये नॉर्मल आरबीसी का वैल्यू होता है। दूसरे नंबर पे हमने बोला पैक सेल वॉल्यूम, पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसमें लिखिएगा द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन पर 100 ml of blood, the volume of RBC in per 100 ml of blood. About 0.45, the volume of RBC in per 100 ml of blood, 0.45 ml। 1 ml में 0.45 ml, और 100 ml में लोगे तो वही 45 ml हो जाएगा। मतलब दैट डिपेंड ऑन हाउ मच ब्लड। मैंने पर 100 ml से काउंट करूं तो ये कितना हो जाएगा 45 ml, और पर ml की बात करूंगा, है ना, तो 0.45 ml पर ml। ऐसे मैं ले तो 45 ml पर 100 ml, है ना, या 0.45 लीटर पर लीटर, ऐसे भी लिख दो इसको। ये इसकी यूनिट, मतलब यूनिट दिखते ही वो चेंज होगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.45 लीटर पर लीटर। 1 लीटर में 0.45 लीटर, तो मतलब वो सेम ही है, उसका आधा आधा करते जाओ। 1 रुपया में 0.4, तो पर 1 ml ले लो, पर 100 ml ले लो, पर लीटर ले लो, लेकिन अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट यही रहेगा 0.45 ml पर ml, लीटर पर लीटर, मिलीलीटर पर मिलीलीटर, 100 ml पर 100 ml, ऐसे। लेकिन कहते क्या इसको, पैक सेल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। हमेशा मिलीलीटर में होगा, आरबीसी मिलियंस में होगा, वो तो नंबर है, ये इसका वॉल्यूम है। और फिर लास्ट वर्ड हमने लिखा था हीमेटोक्रिट। अगला जो था हमारा वो क्या था, हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट किसको कहते हैं, हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट परसेंटेज वैल्यू है ये, क्या देखना, पैक सेल वॉल्यूम और हीमेटोक्रिट एक ही है। एंड एवरेज परसेंटेज वैल्यू है, अलग अलग क्यों पढ़ते, क्यों एग्जाम में अलग अलग आती है। आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द नॉर्मल हीमेटोक्रिट वैल्यू, मतलब अलग अलग ऐसे नहीं है, ऐसे एक नहीं है, ऐसे एक है। कैसे एक है, आप मुझे बोलोगे राजू सर, मेरी माँ बोलती है राजू इधर आ, मैं तो एक ही हूं, लेकिन मेरी जगह अलग अलग है। कोई तीसरा आदमी मुझे कुछ और ही बोलता है, तीनों जगह अलग अलग है, लेकिन आदमी तो एक ही है। हम जब आरबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट जो आरबीसी होती है, कि हमने ये बोला कि 1 ml में ये आरबीसी है। अब देखिएगा आरबीसी, ये आरबीसी ऐसे रहती है, ये सारी आरबीसी है, ठीक है, ये सारी आरबीसी है। सर ये जो ब्लड लिया हमने,
इसमें आरबीसी का टोटल नंबर कितना है, काउंट करो सर। मशीन ने काउंट करके दिया 4 से 5 मिलियन, ये नंबर है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 से। हम तो नहीं कर सकते, आप ब्लड लिया, आप ढूंढ रहे हो आरबीसी, आप नहीं काउंट कर सकते। मशीन में डाला, मशीन ने रिपोर्ट निकाल के दे दी, कितना निकाल के दिया, इसको मैंने क्या बोलिया, वैल्यू ऑफ आरबीसी। नाउ आपने बोला पैक सेल वॉल्यूम, पैक सेल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ये जो सेल है सर, ये जो सेल है, इसने ये जो 1 ml ब्लड अगर था मेरा, तो इसने कितना वॉल्यूम कवर किया, मतलब मेरा टोटल ब्लड कितना था 1 ml, इसमें इन सेल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब ये कितनी ml है, मेरा ब्लड सर 1 ml है, इसमें मुझे बताओ कि इसमें आरबीसी कितना ml है। इस बार आपने ml में पूछा, आपने नहीं पूछा कि आरबीसी का नंबर कितना है, आपने पूछा कि इसमें आरबीसी कितना ml है, तो मैं कहूंगा 5 मिलियन, मिलियन ml का हुआ, यूनिट गड़बड़ है। तो इस 1 ml में 0.45 ml आरबीसी है, जैसे 0.45 ml आरबीसी है, तो सर 0.55 ml क्या है, वो प्लाज्मा है। तो सर इसको जोड़ूं तो क्या आएगा, 0 5 4 9 और 1 10 0 और 1 ऊपर चला गया, ब्लड हो गया 1 ml। तो मेरे 1 ml ब्लड में आरबीसी कितनी है 0.45 ml और प्लाज्मा कितना है 0.55 ml, बस। तो ये तो ml वैल्यू है, जिसको मैं बोलता हूं पैक सेल वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा ml में होता है, वो तो नंबर में नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि सर ये बताओ कि इसमें आरबीसी का जो हिमेटोक्रिट है, हिमेटोक्रिट हमेशा होता है परसेंटेज वैल्यू, तो इसका कितना प्रतिशत है ये 1 ml ब्लड का, तो हमने बोला 55% ये है और 45% ये है। ये तो तब है जब नॉर्मल है। अब मेरे को सीवियर एनीमिया है और मेरी बॉडी में आरबीसी 1 मिलियन ही है, 1 मिलियन है, तो मेरा जब आप ये सैंपल लोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि 55% ये है और 45% ये है, नहीं। अब क्या आएगा, थोड़ा मामला गंभीर आएगा, क्या होगा, ये होगा इतना सा और बाकी सब प्लाज्मा ही प्लाज्मा होगा। अभी मेरा कितना आरबीसी है 1 मिलियन, पैक सेल वॉल्यूम कितना आएगा 0.4 नहीं आएगा 0.1 ml, और हिमेटोक्रिट कितना आएगा 10%। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया, क्योंकि अंदर आरबीसी है ही नहीं मेरी बॉडी में, आरबीसी नहीं होना मतलब एनीमिया। तो कहते हैं ना खून खून पानी हो गया, खून का पानी हो गया, अंदर आरबीसी नहीं है, क्योंकि सेल गायब हो गई अंदर से, क्योंकि मेरी या तो आरबीसी बढ़ नहीं रही है और बन रही तो टूट रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो सब एनीमिया में पढ़ूंगा मैं। अभी तो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो जब तक मैं नॉर्मल बताऊंगा तब तक पूरा एरिया कवर करेंगे 45%, लेकिन जब नॉर्मल नहीं होगा तो घटता जाएगा, घटता जाएगा तो आदमी बीमार होएगा। समझ गए मेरी बात को, है ना। तो एक नॉर्मल आदमी का जब भी मैं ब्लड का सैंपल लूंगा और 1 ml सैंपल रख दूंगा, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में नीचे वाला जो हिस्सा है वो होगा लगभग 4-5 ml और ऊपर वाला होगा 5-5 ml। लेकिन एक सीवियर एनीमिया वाले का सैंपल लूंगा तो आप देखोगे कि आरबीसी ढूंढे ही ना मिले, इतनी कम होती है और ऊपर पानी पानी दिखता है। तो मैं एक ब्लड की सैंपलिंग वाइल को देख के बता सकता हूं कि इस मरीज को एनीमिया है या नहीं है, रिपोर्ट तो बाद में आएगी। नॉर्मली आप किसी एनीमिक मरीज का ब्लड निकालो, एकदम फीका ब्लड, एकदम मतलब कभी आपने सीवियर एनीमिया जिसका हीमोग्लोबिन 1 है 2 हीमोग्लोबिन, आप ब्लड निकालो एकदम पानी की तरह है, और जिसका अच्छा हीमोग्लोबिन है उसका निकालो, ये ज्यादातर जो पुराना घी खाया रखा ना, गांव के लोग आते हैं एकदम बढ़िया, माताजी और दादोसा के किसी का ब्लड निकालो, वो हम निकालते हैं वही कहते हैं कि मेरे खून की तो कालो है, कालो इन द सेंस हाइपरक्रोमिक, बढ़िया हीमोग्लोबिन, वेल हीमोग्लोबिनाइज्ड आरबीसी है। उनका हीमोग्लोबिन आएगा 13 14 15, क्योंकि बढ़िया रोटे खाए हुए हैं, वो पिज्जा पूजा नहीं खाए उन्होंने, क्योंकि उसमें आयरन ही नहीं, आयरन ही शक्तिमान है ना, हमने अभी बताया था आयरन ही हीमोग्लोबिन है। आप जो खाते हो खाना उसमें आयरन है ही नहीं, आयरन है नहीं तो हीमोग्लोबिन बनेगा कैसे। हीमोग्लोबिन बनने के लिए कच्चा माल क्या लगता है, आयरन। आयरन किस में, बाजरे के रोटी में। अब दादाजी जिंदगी भर बाजरे की रोटी खाते आ रहे हैं, कहां से कमाओ, उसमें गुड़ और डालते हैं, उसमें बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन है। तो द बेसिक कंसेप्ट है कि हीमोग्लोबिन की परसेंटेज वैल्यू इस मैकेनिज्म को बताती है। चीज तो एक ही है, लेकिन मैंने जो तीनों नाम बताए, ये तीनों नाम किसके आधार पे बताए, अमाउंट ऑफ, कि उसमें कितना भरा हुआ है। हमने बोला नॉर्मल आरबीसी, उसमें पैक सेल वॉल्यूम और हीमोग्लोबिन है, तो तीनों चीज एक ही, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अगर मैं ग्राम में मिलियंस में बोलूं, नंबर में, तो नंबर तो होगा मेरा 4 से 5 मिलियन। पैक सेल वॉल्यूम बोलूंगा तो 0.45 ml, हिमेटोक्रिट कहूंगा तो 45%। एक ही चीज को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसके अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन। तो ये तो गया। अच्छा, हीमोग्लोबिन से पहले मैंने बोला क्या है, एमसीवी। एमसीवी क्या डिसाइड करता है, साइज, आरबीसी की साइज। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा
कि एमसीवी क्या डिटरमाइन करेगी, एमसीवी डिटरमाइन करेगी साइज ऑफ आरबीसी। तो हिमेटोक्रिट क्या होता है, हिमेटोक्रिट लिख देगा एवरेज परसेंटेज वैल्यू ऑफ, एवरेज परसेंटेज वैल्यू ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम इन पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में एवरेज परसेंटेज वैल्यू की कितना होता है आरबीसी का, अबाउट 45%। कितना होता है, अबाउट 45% प्लस माइनस 10%, दैट डिपेंड ऑन एज। 35 भी हो जाए 55 भी हो जाए, बच्चों में 55, महिलाओं में थोड़ा कम हीमोग्लोबिन वालों में 35%, लेकिन किसी में 25 आ गया, जैसे आपको बोले कि मरीज आया उसका हिमेटोक्रिट है 20, क्या समझ में आया आपको, 20 हिमेटोक्रिट है, इसका मतलब एनीमिया है। और बोले इनका हिमेटोक्रिट है 60, इसका मतलब डिहाइड्रेशन है, इसको डिहाइड्रेशन, पानी कम है, इसलिए आरबीसी दिख रही है। आगे हम बताएंगे आपको। हिमेटोक्रिट ज्यादा होना कोई अच्छा थोड़ी है, मेरे हिमेटोक्रिट 90 है सर, निपटने वाले हो तुम थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ज्यादा आरबीसी, तुम्हारा खून गाढ़ा हो चुका है, अंदर पानी है ही नहीं, खून पतला भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना गाढ़ा होगा थ्रोम्बस बन जाएगा तुम्हें। तो हिमेटोक्रिट बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 45 प्लस माइनस 10 चलता है। जैसे अभी हमारी जो संजू थी उसके 40 था, बढ़िया है, प्लस माइनस 10 चलता है। 45 तक होवे, 50 तक होवे चलेगा, 50 के ऊपर जाएगा 55, 60, 70, 75 गड़बड़ है, 45 के कम 35 तक चलेगा, 30, 25, 20 गड़बड़ है। हिमेटोक्रिट की वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है 45। अब मेल फीमेल इसमें सब जगह आपको अलग अलग किताबों मिलेगा, 38 से लेके 42, 42 से लेके 46, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रीडिंग याद रखने का जरूरत नहीं है। सवाल को समझने के लिए एक वैल्यू याद करना है और उसमें प्लस माइनस याद रखना है, 5 से 10% प्लस माइनस चलेगा, 45 का 40 चलेगा, 35 चलेगा, 35 नहीं चलेगा, और 45 का 50 और 55 हो सकता है पर 60 नहीं चलेगा, ऐसे होता है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट इज द परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। 3, हाँ, आप 1 ml ले लो, आप 100 ले लो, 1 लीटर ले लो, 5 पूरा ले लो, वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रतिशत वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो इसका परसेंटेज है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 का 45%, 10 का भी 45%, भाई अगर 10 ml ब्लड ले रहा हूं उसका भी 45% ही होगा, 1 ml ले रहा हूं, टोटल वॉल्यूम कितना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम प्रतिशत वैल्यू कह रहे हैं। लेकिन प्रतिशत वैल्यू हमेशा रीडिंग क्यूबिक, ये लिखते हैं क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर में जब लिखता हूं ना तो ये पर प्रतिशत वैल्यू 100 ml ब्लड की होती है ना, इसको mm क्यूब लिखते हैं, mm क्यूब मतलब क्यूब, तीन चीज को क्यूब कहते हैं, तो 100 ml माना जाता है, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 3 मतलब क्यूब, तो ये क्यूबिक वैल्यू होती है। mm ऐसा 3 लिख दो या क्यूबिक मिलीमीटर लिख दो, या पर 100 ml को इंडिकेट करता है, इसलिए जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं उसको लिखते हैं पर 100 ml ब्लड, ऐसा, ठीक है। लेकिन प्रतिशत उससे बदलेगा नहीं, 45 तो 45 ही रहेगा। मैं अगर आपके 10 में से 4.5 नंबर दूं तो भी आपके 45% नंबर आए, और 100 नंबर में से 45 नंबर दूं तो भी आपके 45% ही बने, है कि नहीं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 10 में 4.5 का मतलब भी 45% है, और 100 में से 45 नंबर का मतलब भी 45% है, ऐसे। तो प्रतिशत वैल्यू हमने बात की, तो एन एवरेज वैल्यू ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम इन पर 100 ml ऑफ ब्लड, दैट इज अबाउट 45%। तीसरा लिख दीजिएगा एमसीवी, चौथा, फोर्थ है हमारे यहां पे एमसीवी। एमसीवी हमने क्या बोला, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, a mean value of size of RBC in per 100 ml of blood, value used to determine size and shape of RBC, size and shape of RBC
value used to determine size and shape of RBC, normal value इसका कितना होता है 85 फेम्टोलीटर। इसकी यूनिट हमेशा किस में होती है फेम्टोलीटर में। 85 फेम्टोलीटर प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 का मतलब होता है अगर प्लस 10 करूं तो आ जाएगी ये 95 और माइनस 10 करूं तो हो जाएगा 75 फेम्टोलीटर। वैल्यू को हमेशा मैं लिखूंगा फेम्टोलीटर में और ये प्लस माइनस 10 चलता है। प्लस करूं तो 95 और माइनस करूं तो 75। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 85। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ए मीन वैल्यू ऑफ साइज ऑफ आरबीसी इन पर 100 ml ऑफ ब्लड, वैल्यू यूज टू डिटरमाइन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। और ये नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 85 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10। अगर मैंने बोला इसका वैल्यू 75 से कम हो, इफ इट इज लेस देन 75 द साइज ऑफ आरबीसी इज माइक्रो, छोटा, और इफ इट इज मोर देन 95 द साइज ऑफ आरबीसी इज मैक्रो। तो अगर यहां पे अगर मैं बात करूं लेस देन 75 फेम्टोलीटर, अगर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इतने से कम है तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी होगी। माइक्रोसाइटिक आरबीसी, माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज कैसा हो जाता है स्मॉल। और अगर इसका वैल्यूएशन जो है मोर देन 95 फेम्टोलीटर हो जाए तो इसको मैं क्या बोलता हूं मैक्रोसाइटिक आरबीसी। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज आरबीसी, लार्ज साइज आरबीसी। आरबीसी का साइज कैसा हो जाएगा बड़ा, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। फेम्टोलीटर में यूनिट होती है, नॉर्मल वैल्यू 85 होनी चाहिए, प्लस माइनस 10 चलेगा, और 10 में 75 और 95। 75 से कम आ रहा है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कि एक मरीज है उसका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 70 है, बताओ क्या आरबीसी का साइज कैसा होगा। ऑप्शन दे दिया मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, इनमें से कोई नहीं। तो यू ऑल नो कि 70 है मतलब माइक्रो है। बस ऐसे सवाल आएगा। सवाल ने बोल दिया कि आरबीसी की साइज डिसाइड करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं एमसीवी। आरबीसी का साइज आरबीसी के नंबर से पता नहीं चलेगा, पैक्सेल वॉल्यूम से पता नहीं चलेगा, हिमेटोक्रिट से पता नहीं चलेगा, हीमोग्लोबिन से पता नहीं चलेगा। किससे पता चलेगा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से। वो कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हम कहते हैं तुम मुझे एमसीवी बताओ मैं तुम्हें आरबीसी का साइज बताऊंगा। तो एमसीवी की तुम वैल्यू बता दो, मैं बता दूं कि वो माइक्रो है या मैक्रो है या नॉर्मो है। इसके बीच में रहेगा तो वो नॉर्मोसाइटिक है। अगर इसका वैल्यू इसके बीच में, ये जो वैल्यू है ना 85 है, इसके बीच में, तब तो मैं इसको बोलूंगा नॉर्मोसाइटिक। कौन सी सेल है ये नॉर्मोसाइटिक। और अगर इसकी वैल्यू कम या ज्यादा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। कम है तो माइक्रो, ज्यादा है तो आपको बोले कि एमसीवी की इंपॉर्टेंस ही क्या है टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। साइज कैसा है आरबीसी का। दूसरा, इसकी यूनिट किस में होती है, तो जवाब है फेम्टोलीटर में। और फेम्टोलीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15। फेम्टोलीटर मतलब होता है 10⁻⁻15। ये फेम्टोलीटर यूनिट होती है। इसकी यूनिट हमेशा फेम्टोलीटर में होती है। फेम्टोलीटर, फेम्टोलीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻15 फेम्टोलीटर, इसमें यूनिट है इसकी, ठीक है। तो ये चौथा जो चीज है वो याद रखना। तो नॉर्मल वैल्यू, पैक्सेल वॉल्यूम, हिमेटोक्रिट और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अगला लिख दीजिएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट लिख दीजिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन hemoglobin is a substance that present in RBC, that present in RBC and count in gram per 100 ml of blood. It is a substance that present in RBC and count in gram per 100 ml of blood. It is about 1/3
ऑफ hematocrit वैल्यू, हेमाटोक्रिट वैल्यू, हेमाटोक्रिट वैल्यू का कितना परसेंट है? 1/3। 1/3 क्यों है? ये 1/3 क्यों है? 2/3, 3/3 क्यों नहीं है? क्योंकि आरबीसी 1/3 ही भरी हुई होती है। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो, ये पानी का ग्लास है, ये एक आरबीसी है, और इस आरबीसी में मुझे क्या भरना है? हीमोग्लोबिन। तो एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो ये पूरी पानी की ग्लास का हीमोग्लोबिन जो भरा रहता है वो 1/3 हिस्से में भरा रहता है। ये पानी का ग्लास है ना, ये पूरा भर सकता है। एक आरबीसी पूरी हीमोग्लोबिन से नहीं भरी हुई है, तो एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है? 1/3। तो ये अगर पूरी आरबीसी है, पूरी आरबीसी पूरे ब्लड का 45% है कि नहीं है? पूरा ब्लड जो है ना, पूरा ब्लड मान लो यहां तक है, तो 45% तो आरबीसी है और 55% प्लाज्मा है। मैंने प्लाज्मा को साइड में कर दिया, पीछे 45 बचा। ये 45 है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट में हीमोग्लोबिन कितना है? तो 1/3 है, बाकी आरबीसी खाली है। क्योंकि अगर पूरी आरबीसी हीमोग्लोबिन से भरी होती तो मेरी बॉडी के लिए नुकसान करती वो। उसमें इतना ही होना चाहिए, इससे कम है तो प्रॉब्लम है, और इतना भी नहीं होता लोगों के, ज्यादा होना तो दूर की बात है। तो हीमोग्लोबिन कम है ये सुना होगा, ज्यादा है ये बहुत कम सुना होगा, है ना, कि भाई मेरे हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया, इसकी बीमारी होगी। एसवेयर हीमोग्लोबिन कम है एनीमिया है, कम है एनीमिया, खून लाओ, कम है एनीमिया, खून लाओ, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि 1/3 भरना होता है, हमारे 1/3 भी नहीं भरता है। 1/3 मतलब 33%। जब आते थे पहले तो पास हो जाते थे हम 10वीं में, 8वीं में, 33% आने चाहिए, उसमें फोकस करते थे और मिठाई मंगाते थे 33% आते। और कोई तो इतना जबरदस्त रिजल्ट मेंटेन करते थे कि उनके मतलब 33 से आंकड़ा ऊपर नीचे भी नहीं होता था। मतलब पांचों सब्जेक्ट, हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, और सबके आगे बाई ग्रेस वो 32 होते थे, एक एक नंबर का ग्रेस देते थे टीचर, ग्रेस लगाते थे, सब में ग्रेस। इतना मस्त रिजल्ट, मतलब ऐसे बच्चे आगे जा जाके आईएएस बने, कोई कुछ बना, है कि नहीं है? पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसे होता है 99.99। दूसरी मिला वो फांसी में लटक गया। बोले क्या हो? बोले 1%, एक नहीं 0.1% कम आ गया, 100 में से 100 नंबर नहीं आया। तो हमने बोला हमारी मार्कशीट भी देख लो भाई एक बार, हम तो ऐसा मरे कि 100 जन्म ही ना उठे, है कि नहीं? तो कहने का वैसे ही मतलब है कि दिस इज ओनली द प्रोसेस ऑफ माइंड, है ना, थिंकिंग प्रोसेस। जैसा सोच वैसा रिजल्ट, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। क्या फर्क पड़ता है? जस्ट नंबर। 99 वाला आगे जाके कोई इंजीनियर पिंजीनियर बन के नौकरी करेगा, और ये नेता बन के अपनी कंपनी खोलेगा, उसके अंदर ये काम करेगा, है कि एक बेसिक कंसेप्ट है। क्योंकि जब आदमी के पास में कम होता है ना, तो वो और ज्यादा अच्छा कर पाता, दिमाग को बढ़िया यूज करता है। ज्यादा होता फिर वो उसी में दिमाग लगाता है, दूसरी जगह दिमाग नहीं लगा पाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये आइडिया बहुत ही बड़े लेवल के आइडिया है। यहां पे हम बात करें तो हमारा हीमोग्लोबिन कितना भरा रहता है? ओनली 1/3। इसलिए हम कहते हैं कि टोटल आरबीसी अगर 45% है तो इसमें 1/3 हीमेटोक्रिट है, तो ये 45 है, तो 45 का 1/3 होता है 15। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? 15% या 15 ग्राम पर। हीमोग्लोबिन हमेशा बाहर है तो ग्राम में वैल्यू होती है, क्योंकि आयरन ग्राम में होता है। आयरन है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ग्राम में होगा, आयरन की वैल्यू ग्राम में होती है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को कैसे लिखते हैं? अबाउट 15 ग्राम, कितना बोलते हैं? 15 ग्राम परसेंटेज, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम परसेंटेज। मेल और फीमेल में थोड़ी वैल्यू का फर्क है। फीमेल में हीमोग्लोबिन मेल की तुलना में थोड़ा कम होता है, तो उनको थोड़ी विशेष आरक्षण है, छूट है हीमोग्लोबिन में। और ये छूट क्या है कि मेल में अगर हीमोग्लोबिन मैं बोलूं 13 से 18, एवरेज वैल्यू 15 ही होगी। बच्चों में होती है तो 18 से 20 होती है। मेल में हम लिखते हैं तो 13 से 18 ग्राम परसेंट, और फीमेल में हम बोलेंगे तो तकरीबन जो है 12 से लेके 15 ग्राम परसेंट। ये वैल्यू थोड़ी डिफरेंस है मेल और फीमेल में। तो मेल और फीमेल में, तो किसी मेल में हीमोग्लोबिन 17 आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, 17-18 तक ठीक है, पर थोड़ा ऊपर की तरफ हो तुम, है ना। और 13 तक है तो ठीक है, 13 से कम है तो थोड़ा सोचना है। फीमेल में 12 तक है तो ठीक है, 12 का 11 हो जाए तो ठीक है, 11 से कम हो तो एनीमिया में कैटेगरी में आओगे तुम। जब तक 11 से कम नहीं होता तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। एवरेज वैल्यू हम बोले तो 15 है,
अब इसको कंपेयर मत करिएगा, सर फलानी किताब में लिखा था 12 से 14, आपने सर लिखा है 13 से 18, ये कहीं फिक्स नहीं है। बुक को छोड़ो, तुम सैंपल लो, मैं यहां आता हूं सैंपल लो, यहां आता हूं सैंपल लो, तीनों वैल्यू अलग आएगी, तीनों वैल्यू। तुम एक एक सेकंड में मेरा सैंपल निकाल लो, मुझे घुमाओ भी मत, लेटर सैंपल निकालो बैक टू बैक, और तुम हीमोग्लोबिन लगाओ, तीनों वैल्यू बदली हुई आएगी। हीमोग्लोबिन बदलता है, वैल्यू चेंजेबल है, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होता है। हमेशा फोकस करें कि कम या बहुत ज्यादा ना हो, एवरेज वैल्यू। एक वैल्यू मुझे कोई पूछेगा तो इससे बढ़िया वैल्यू हीमोग्लोबिन की नहीं है, 15 ग्राम परसेंटेज, और ये वैल्यू हमेशा हेमाटोक्रिट से ही निकली है। पर अगर हेमाटोक्रिट 45 नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन 15 कहां से आएगा? इसलिए ज्यादा वाली वैल्यू सही नहीं होती है। अगर एग्जाम में कभी नियर बाय रीडिंग भी मिले ना तो हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू गलत है। हीमोग्लोबिन की ज्यादा वैल्यू, जैसे एक ऑप्शन में दे दिया 13 से 15 और एक ऑप्शन में दे दिया 13 से 18, तो सर क्या करो? तुम ये करो, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। क्यों? ये एक बड़ी वैल्यू है और ये बहुत ज्यादा है उस सवाल के अनुसार। हमारे अनुसार गलत नहीं है सर, आपने तो 13 से 18 लिखाया, मैंने सही लिखाया, लेकिन वो जो सवाल है ना वो ये जवाब चाहता ही नहीं है तुमसे। वो मैंने 13 से 18 लिखाया इसीलिए उसने 13 से 15 दिया अंदर, और ताकि तुम 13 से 18 करो और तुम्हारा गलत और फिर अगली बार फिर कोचिंग करो। समझ बात को? द थिंग इज दैट इसमें कॉमन सेंस यूज करना होता है नियर बाय वैल्यूज में। बाकी इतनी नियर बाय वैल्यूज नहीं आएगी। मान लो एक आ गया 10 से 12, एक आ गया 13 से 18, एक आ गया 15 से 21, एक आ गया 9 से 5, नहीं 5 9 से 11, तो डेफिनेटली 13 से 18। बाकी दो वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि 10 और 9 कभी भी नॉर्मल नहीं होते हैं और 22 कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन मैं कहूं अगर ऐसी दो वैल्यू आ गई तो जवाब ये ज्यादा अच्छा है, ना कि ये जवाब है, क्योंकि ये इस बात पे फोकस कर रहा है कि 15 नॉर्मल होता है और 18 ज्यादा है। ये वैल्यू इसी बात पे फोकस कर रही है, क्योंकि एक वैल्यू 15 ही होती है। मैं जब एक रेंज बनाऊंगा तो 15 से 2 इधर उतरूंगा, 15 से 2 उधर उतरूंगा। जितना इधर, गणित में एक रूल होता है कि जितना ऊपर वाले में जोड़ो उतना भी नीचे में जोड़ो, तब मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम कहते थे, और ऐसा जोड़ के लास्ट में फर्क पड़ जाता था। ऐसा हम करते थे ना गणित में, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, इक्वेशन, तो बोलते 4/5, तो मार साहब कहते थे कि मैं इससे 3 से गुणा कर दूं, इससे 3 से गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हम कहते थे हाँ नहीं पड़ेगा। फिर वो काटू कर ले आते थे, उतर आता था 10, तो हमने बोला फर्क तो सब पड़ गया। अगर वो ये ना जोड़े तो आंसर ना आए। ऐसा फिर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ऊपर वाले और नीचे वाले पे सेम सेम करने पे उनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लास्ट में जाके पड़ता था। तो हम जब एक वैल्यूएशन की बात करेंगे तो कम करूं तो 13 और ज्यादा करूं तो 17, तो 13 से 17 या 13 से 18, ये एक वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक हीमोग्लोबिन की वैल्यू की हमने बात की। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमेशा किस में होता है? इसकी वैल्यू हमेशा ग्राम में होती है, ग्राम परसेंटेज वैल्यू होती है। और हीमोग्लोबिन को देख के हम कहते हैं कि मरीज में खून की कमी है या नहीं। मतलब एनीमिया इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन दैट फिल्ड इन 1 आरबीसी, एंड टोटल एवरेज आरबीसी में टोटल हीमोग्लोबिन 15 ग्राम परसेंटेज होता है। तीसरी वैल्यू कौन सी थी हीमोग्लोबिन के बाद में? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, it is the hemoglobin that is filled या present in one cell। ये वो हीमोग्लोबिन है जो एक सेल में पाया जाता है, 1 सेल में, एक सेल में। और कितना होता है? अबाउट 30 पिकोग्राम, सॉरी, एक आरबीसी में टोटल हीमोग्लोबिन कितना होता है? 30 पिकोग्राम, 30 पिकोग्राम। पिकोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻12। फेम्टोलीटर होता है 15 और पिकोग्राम होता है -12। 30 पिकोग्राम, 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन भरा रहता है
पिकोग्राम इन वन सेल, वन आरबीसी। वन सेल मतलब आरबीसी, यहाँ पे सेल का मतलब क्या है, आरबीसी। तो एक आरबीसी सेल में कितना हीमोग्लोबिन भरा रहता है, 30 पिकोग्राम, 30 पिकोग्राम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और अगला वैल्यू क्या होगा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, it is a mean value of total gram of hemoglobin filled in RBC about 30 to 35 ग्राम, 30 to 35 ग्राम टोटल ग्राम वैल्यू। ये भी तीनों वैल्यू उसी तरीके से है जैसे आरबीसी का नंबर, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हीमेटोक्रिट, वैसे ही है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इस मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की जो एवरेज वैल्यू अगर बोले तो एवरेज वैल्यू होती है 27 से लेके 33, प्लस माइनस चलता है ना, एग्जैक्ट है 30, ऐसे बोले तो 27 टू 33 पिकोग्राम, और 3 उधर 3 इधर, एग्जैक्ट बोले तो 30 पिकोग्राम, 27 टू 30, और ये कितना हो गया 30 टू 35 ग्राम। ये वैल्यू होगी ग्राम में, हीमोग्लोबिन की वैल्यू होगी ग्राम में, 15 ग्राम परसेंटेज टोटल हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है तो 30 टू 35 ग्राम परसेंटेज। जैसे पैक्ड सेल वॉल्यूम और हीमेटोक्रिट होता है, वैसे हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन दोनों एक ही बात है, और ये तकरीबन जो है ग्राम वैल्यू होती है, और ये वो होता है 15, ये होता है 30 से 35 ग्राम। और ये जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है उसका पूछे तो ये कितना होता है 30 पिकोग्राम। एक आरबीसी में भरा हुआ हीमोग्लोबिन इज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, और टोटल अमाउंट ऑफ hemoglobin in gram percentage value in total mean number of RBC, तो हम इसको बोलते हैं कितना 33 से 35 ग्राम। क्लियर हो गया। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, तो आई होप अभी ये जो सारे टर्म है आरबीसी से रिलेटेड ये आपको सब क्लियर हो गए कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू, व्हाट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम, व्हाट इज द हीमेटोक्रिट। नॉर्मल वैल्यू 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, एक वर्ड। देखो इनके नाम, इनका मीनिंग और इनके नॉर्मल नंबर, बस इतना याद रखना है, तो ये आपका सवाल सही करा देगा। दूसरा आपका कौन सा हो गया, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब पैक्ड सेल, टोटल अमाउंट में वॉल्यूम कितना होता है 0.45 ml। अगर 1 ml ब्लड की बात करूं तो 100 ml हो तो 45 ml ऐसे। दूसरा हो गया हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट इज द परसेंटेज वैल्यू एंड दैट इज 45% प्लस माइनस 10। इसके अलावा हमने बोला मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये डिसाइड करता है साइज ऑफ आरबीसी। If it is less than 75 माइक्रोसाइटिक और मोर देन 95 मैक्रोसाइटिक। अगला हमने बोला हीमोग्लोबिन 15 ग्राम परसेंटेज, टोटल ग्राम वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन दैट फील्ड इन सेल, एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज फील्ड इन वन सेल, एक सेल में कितना है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 30 पिकोग्राम। और एक हमने बोला मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है ये तकरीबन 30 टू 35 ग्राम, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके बाद में हमने बोला मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। साइज किससे डिसाइड हुई, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से, और अगर ये 75 से कम था तो आरबीसी साइज में छोटी, उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक, और अगर ये 95 से ज्यादा था आरबीसी साइज में बड़ी, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। आरबीसी का साइज में छोटा हो जाना किस बात को इंडिकेट करता है, जैसे आरबीसी साइज में छोटी हो गई। नॉर्मल आरबीसी का साइज कितना होता है 7.2 माइक्रोन, ये नॉर्मल साइज है। अब आरबीसी साइज में छोटी हो गई, 5 माइक्रोन की हो गई, क्यों, और आरबीसी साइज में बड़ी रह गई, 12 माइक्रोन की है। 12 माइक्रोन मतलब आरबीसी मैक्रो है, और 5 माइक्रोन का मतलब है आरबीसी माइक्रो है। एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी 7.2 माइक्रोन की, तो आरबीसी छोटी क्यों हो गई, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हमारा बैग है
उसमें सामान है तो भरा हुआ रखेगा, नहीं होगा तो पिचक जाएगा। तो आरबीसी छोटी होगी क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन नहीं है मतलब कौन नहीं है? आयरन नहीं है। हीमोग्लोबिन नहीं है मतलब, तो जिसमें आयरन नहीं होता है मरीज में, आयरन की कमी होती है, उसमें माइक्रोसाइटिक आरबीसी होती है। आगे हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तब मैं लिखूंगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसाइटिक आरबीसी होती है। और अगर कोई आरबीसी माइक्रो हो गई है मतलब अंदर से हीमोग्लोबिन गायब हो गया है, और हीमोग्लोबिन गायब हो गया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? हाइपो, लेस कलर्ड हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, लाल दिखेगी नहीं, एकदम थोड़ी सफेद पेलर कलर दिखेगा। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी का मतलब है अंदर से आयरन गायब है, अंदर से हीमोग्लोबिन गायब है। इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और अगर किसी की आरबीसी साइज में बड़ी रह गई, छोटी हो ही नहीं पाई, 12 माइक्रोन की आरबीसी है, तो आरबीसी 12 माइक्रोन की क्यों रह गई? है हीमोग्लोबिन ज्यादा है अंदर, पागल हो गया? हीमोग्लोबिन बड़ा ही नहीं है, ज्यादा हो सकता है लेकिन आरबीसी मैच्योर नहीं हुई है। हमने बोला ना आरबीसी अगर साइज में बड़ी है इसका मतलब आरबीसी इमैच्योर है, और आरबीसी इमैच्योर है तो मैच्योरेशन कौन कराता है? विटामिन बी12 और फोलिक एसिड। तो अगर किसी में विटामिन बी12 की कमी हो या फोलिक एसिड की कमी हो तो उसको जो एनीमिया होगा उसमें आरबीसी साइज में मोटी मोटी दिखेगी हमें। दोनों ही मरीजों में हीमोग्लोबिन कम होगा। जब मैं सीबीसी की रिपोर्ट निकालूंगा तब हीमोग्लोबिन तो दोनों का ही कम आएगा, चाहे आयरन की कमी है तो भी हीमोग्लोबिन कम है, बी12 कम है तो भी हीमोग्लोबिन कम है। मतलब मैं जब ये सीबीसी की रिपोर्ट निकाल दूंगा मरीज की, तो मेरे को सीबीसी की रिपोर्ट में क्या मिलेगा? मेरे को सीबीसी की रिपोर्ट में मैं देखूंगा हीमोग्लोबिन, अच्छा हीमोग्लोबिन 8 है, अरे भाई आपको तो एनीमिया है, तो क्या ले मैं? तुम आयरन लो। पागल हो क्या? बी12 कम है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं ये और देखूंगा मीन सेल वॉल्यूम, ये कितना है ये वाला, तो मैंने देखा ये आ रहा है 150। ओहो, मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक मतलब तुम विटामिन बी12 लो, तुम फोलिक एसिड लो, आयरन की कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, बी12 फोलिक एसिड नहीं है, आरबीसी साइज में बड़ी पड़ी हुई है। बी12 फोलिक एसिड जैसे मरीज को दोगे आरबीसी मैच्योर हो जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी मैच्योर नहीं हो पा रही है, इसलिए मैच्योर आरबीसी का हीमोग्लोबिन नहीं है आपके पास में, इमैच्योर आरबीसी है। और अगर आपका यहां पे मीन सेल वॉल्यूम, कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम जो है वो तो नॉर्मल है, 93 है ना, या वो नॉर्मल नहीं हो के वो आपका कितना है? 50 है, तो हम कहेंगे आयरन ही नहीं है अंदर। कहां 150 कहां 50? तो सिर्फ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो 8 ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन में ये 150 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो वो जब आदमी ट्रीट करता है किसी मरीज को एनीमिया को, तो सिर्फ ये नहीं देखता है, हमने तो यही देखा, उसने ये देखा साथ में, और जब उसने मीन सेल वॉल्यूम देखा तो उसको ये मिला 50, तो उसने बोला आयरन एंड फोलिक एसिड लो। और जब उसको मिला ये 150 तो उसने बोला विटामिन बी12 और फोलिक एसिड लो, क्योंकि तुम्हारे दोनों एनीमिया में फर्क है, एक एनीमिया आयरन की कमी वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि हम ये टर्मिनोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम इसको रीड आउट कर सके, ताकि हम एनीमिया को समझ सके और एनीमिया का इलाज कर सके मरीज का। और एग्जाम में ये वैल्यू दी हुई होती है एनीमिया का क्वेश्चन जब आता है तब, कि मरीज का हीमोग्लोबिन इतना है, हिमेटोक्रिट इतना है, पैक सेल वॉल्यूम इतना है, बताओ उसको क्या ट्रीटमेंट रहेगा? आयरन दोगे, फोलिक एसिड दोगे, दोनों ही दोगे, या विटामिन बी12 दोगे, या कोई नहीं दोगे? ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो मुझे ये समझना आसान होगा कि वो मैक्रो है या माइक्रो है, वो हीमोग्लोबिन कम या ज्यादा का कंसेप्ट क्या है, हिमेटोक्रिट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी का नंबर कितना है, मीन कॉर्पुस्कुलर कितना है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कितना है, और इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो कैसे कंसेप्ट लगेगा? दैट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो ये कुछ वैल्यूएशन, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो आरबीसी से संबंधित रहती है कि अगर साइज में बड़ी रह जाती है तो ये मैच्योर नहीं हो पाई, इसका मतलब बी12 और फोलिक एसिड नहीं है। और अगर ये साइज में छोटी हो जाती है तो ये मैच्योर तो हो गई थी, मैच्योर हुए भी ना छोटी कैसे हो गई? तो पहले तो ये मैच्योर नहीं हुई इसलिए बड़ी। ऐसा मत सोचना कि बड़ी इसलिए रह गई कि हीमोग्लोबिन अंदर ज्यादा है इसलिए हीमोग्लोबिन कम करो ना, आरबीसी मैच्योर नहीं है, और मैच्योर हो गई तो फिर छोटी होगी वो। तो मैच्योर तो हो गई, इसका मतलब बी12 और फोलिक एसिड तो था, लेकिन मैच्योर होने के बाद में छोटी हो गई क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन है मतलब नहीं, आयरन नहीं है, तो इसको फिर आयरन देना पड़ेगा। ऐसे दो चीजें रहती है, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। मैंने बोला अगर छोटी है तो ज्यादातर लेस कलर्ड रहेगी, और अगर बड़ी है तो ज्यादातर मोर कलर्ड रहती है। आरबीसी जब साइज में बड़ी है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन उसकी साइज छोटी नहीं हुई क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुई।
जितनी आरबीसी इमेच्योर होती है, जस्ट बिफोर मैच्योरिटी जो आरबीसी होती है वो ज्यादा कलरफुल होती है, मैच्योर होने पे थोड़ा कलर फीका हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी हाइपरक्रोमिक टाइप की होती है। हाइपरक्रोमिक भी अच्छी बात नहीं है, होना कैसा चाहिए, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल कलर। नॉर्मल कलर होगा जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा अंदर, दैट इज सिंपल थिंग। तो हमने पहले यहां पे क्या बोला, नॉर्मल वैल्यू, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमाटोक्रिट, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और एक हमने बोला मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। ये तो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी हुई है जो आरबीसी से संबंधित रहती है। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, हेमेटोपोइसिस, और आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है। आरबीसी के बनने को आप हेमेटोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस दोनों ही कह सकते हो। हमने बोला हेमेटोपोइसिस का एक्चुअली में मतलब तो ब्लड सेल का बनना, लेकिन रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था उसमें बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नॉन एज, ऑप्शन में एरिथ्रोपोइसिस था ही नहीं, ऑप्शन में हेमेटोपोइसिस था। तो हेमेटोपोइसिस का मतलब भी आरबीसी बनना ही होता है, क्योंकि बनने में तीनों सेल तो बनती है, पर एक्चुअली में कोई नंबर में ज्यादा और असली में बनता है वो आरबीसी है। 5 मिलियन बनती है, क्योंकि वो तो हजारों लाखों में बनती है, तो उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता यहाँ पे। दैट इज सिंपल कंसेप्ट। अगला है आरबीसी का टूटना, हमने कहला है हेमोलाइसिस, और जो कि स्प्लीन के अंदर होता है। इस आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये तकरीबन 30 पिकोग्राम होता है। एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन। इस एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करूं तो हीमोग्लोबिन जो है हिम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। हमने बोला ये किससे बनता है, एक तो हिम और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन कौन है, ग्लोबिन हमारी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन। और हिम क्या होता है, आयरन। हिम क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। हिम तो है आयरन और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। तो अगर मैं एक हीमोग्लोबिन की बात करूं तो इसमें हमेशा सेंटर में आयरन होगा, आयरन Fe+2 या +3, पोर पायरोल रिंग होती है, सेंटर में आयरन होता है, और साइड में प्रोटीन चेन, एमाइनो एसिड की चेन होती है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का फॉर्म्ड रहता है। ग्लोबिन चेन के साथ में सेंटर में आयरन होता है। ये आयरन +2 होता है या +3 होता है। ये +2 और +3 का कंसेप्ट क्या है, एक तो Fe+2, एक है Fe+3। एनीवन नोज, रेज योर हैंड। ऐसे समझ में नहीं आता, सब बोलते तो। +2 और +3 क्या है, हैं? +2 आयरन है और +3 न्यूट्रिशन है। क्या न्यूट्रिशन है, क्या बोल रहे हो, न्यूट्रिशन डिवाइड होता है, मतलब ये आयरन नहीं है, ये है, है? ये स्टोर फॉर्म है +3। ये फेरस है और ये फेरिक है, ऐसे बोल रहे हो। ये क्या फेरिटिन है, ये फेरिटिन है, ये फेरिटिन, ये वाला। इन्होंने बोला ये फेरस है और ये फेरिक है, क्या ये सही है, हैं? हैं? क्या होता है फेरस, ये फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, आयरन की फॉर्म है। मैंने सोचा हीमोग्लोबिन की फॉर्म है। अबे आयरन की कौन सी फॉर्म है ये पूछ रहे हैं हम। आयरन की अलग अलग फॉर्म होती है, एक डाइटरी फॉर्म होती है, एक एब्जॉर्बल फॉर्म होती है, एक स्टोरेज फॉर्म होती है, एक फंक्शनल फॉर्म होती है, एक मतलब सेलुलर फॉर्म होती है। हम पूछ रहे हैं ये कौन सी फॉर्म है, एब्जॉर्बल फॉर्म है, डाइटरी फॉर्म है, फंक्शनल फॉर्म है, सेलुलर फॉर्म है, या कोई अलग ही फॉर्म है। Fe+2 आयरन की एब्जॉर्बल फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म का आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये डाइटरी फॉर्म है, फेरिक, बिल्कुल सही है। फेरिक आयरन की वो फॉर्म है जो हम डाइट से इंटेक करते हैं, और +2 फेरस आयरन की वो फॉर्म है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब जब बॉडी में जाती है ना, तो ये एब्जॉर्ब रह के ब्लड में इसी फॉर्म में रहता है आयरन।
और ये ब्लड में ही तो है, क्यों ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, +2, जिसको हम बोलते हैं फेरस। और साइड में क्या होगी, पोर पायरोल रिंग होती है, जो कि किसकी बनी होती है, एमाइनो एसिड की, प्रोटीन्स की, ग्लोबिन प्रोटीन। आयरन, आयरन कहां होगा, सेंटर में। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होता है, आयरन, और साइड में क्या होता है, पोर पायरोल रिंग। ये जो आयरन है ये तो हम खाते हैं, एमाइनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है, लीवर में बनता है, और ये जो एमाइनो एसिड है ये डिसाइड करता है हमारा बॉडी, इसका मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करेगा कि अमीनो एसिड कौन सा बनना चाहिए। हम बाहर से प्रोटीन जरूर खाते हैं लेकिन अमीनो एसिड हम खाते नहीं है, ये बॉडी बनाती है अमीनो एसिड। तो हिम और इनका दोनों का साइमल्टेनियस रोल है, आयरन और प्रोटीन का, दैट इज वेरी बेसिक। और इससे एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बनती है। एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें देखो प्रोटीन चैन है ये सारी की सारी, और आयरन है सेंटर में। आप इस पिक्चर में देखो तो एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आयरन है ना, आयरन कंटेनिंग ग्रुप, और साइड में क्या पाई जाती है, प्रोटीन चैन, ग्लोबिन चैन, अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। एक हीमोग्लोबिन होता ना, इसमें 2 तो प्रोटीन चैन है ना, उसमें 2 तो अल्फा चैन होती है और 2 ही बीटा चैन होती है। और ये जो अल्फा और बीटा चैन बनती है प्रोटीन सब्सटेंस को लेके, ये जेनेटिकली डिसाइड होती है कैसी बनेगी। मतलब ये आपका हीमोग्लोबिन कैसा होगा, उसकी शकल सूरत कैसे होगी, दैट इज डिसाइडेड बाय योर पेरेंट्स क्रोमोसोम। तो दिस चैन इज डिसाइडेड बाय जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट कंटेन जीन। एक अल्फा चैन होती है उसमें 2 जीन होते हैं, और एक बीटा चैन होती है उसमें 1 जीन होता है। तो एक हीमोग्लोबिन में आपको पूछे कि कितनी अल्फा चैन होती है, तो 2 अल्फा चैन होती है। तो टोटल जीन कितने होते हैं अल्फा चैन में, 4 जीन से मिलके, एक में 2 है तो 2 में कितने होंगे, 4 जीन। और बीटा चैन जो होती है वो कंटेन 1 जीन, 1 बीटा चैन। एंड एक हीमोग्लोबिन में कितनी बीटा चैन होती है, 2। तो टोटल जीन कितने होते हैं, 2 जीन। तो 2 बीटा चैन बनती है 2 जीन से, अल्फा चैन बनती है 4 जीन से। जीन कहां से आए, जेनेटिक मटेरियल कहां से मिला, पेरेंट्स से। तो हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल से बनता है, फादर और मदर के क्रोमोसोम से बनता है। उस हीमोग्लोबिन को बनने में जो मदद होती है बाहर से वो आयरन की होती है, इसलिए आयरन का इंटेक करना पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की पूरी स्ट्रक्चर में सेंटर में आयरन है, बाहर तो ग्लोबिन चैन है और सेंटर में क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन मतलब हिम और हिम मतलब आयरन, दोनों एक ही बात है। इसलिए हमने आयरन को ही हमने बोला हीमोग्लोबिन। आयरन मतलब हिम, हिम मतलब आयरन, हिम मतलब हीमोग्लोबिन, क्योंकि हिम तो ये है ही और ग्लोबिन कौन है, प्रोटीन चैन, मिलके क्या बना दिया, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में सबसे असरकारक या असरदार आदमी कौन है, आयरन। भाई प्रोटीन चैन सब बढ़िया लेकिन अंदर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन किस काम का, और अगर आयरन है तो हीमोग्लोबिन काम का है। तो आयरन में जो सुपरस्टार फॉर्मूला है, जो हीमोग्लोबिन में जो सुपर चीज है वो है आयरन। और आयरन है तो हिम है तो आयरन है, तभी आरबीसी की इंपोर्टेंस है। इस हीमोग्लोबिन की इंपोर्टेंस आरबीसी में क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और यही आरबीसी का काम है। तो अब अगला हेडिंग लगा दीजिएगा, फंक्शन ऑफ आरबीसी। ये तो स्ट्रक्चर की बात की मैंने, ये तो हमने किसकी बात की, स्ट्रक्चर की। अब हम बात करें कि आरबीसी का कार्य क्या है, क्या काम है आरबीसी का। आरबीसी है hemoglobin which bind with RBC have hemoglobin which bind with oxygen and makes या form oxyhemoglobin. RBC have hemoglobin which bind with oxygen and forms oxyhemoglobin. क्या बनाता है, oxyhemoglobin. In RBC, oxygen in the form of oxyhemoglobin in RBC, oxygen in the form of
oxyhemoglobin in RBC, oxygen in the form of oxyhemoglobin goes into each cell of body for cellular respiration. For cellular respiration. आप एक छोटी सी बात समझो कि आपने बोला कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? RBC have hemoglobin which bind with oxygen and makes form oxyhemoglobin. In RBC, oxygen in the form of oxyhemoglobin goes into the each cell of body for cellular respiration. हमारे लिए हमने बोला जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, सांस. तो हम सांस लेते हैं, है ना. मैंने बोला कि मैं सांस लेता हूं, उसको थोड़ा डीप में अपन लेके चलते हैं. मैंने सांस ली, एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने सांस ली तो वो जो सांस थी वो कहां गई? लंग्स में, है ना. ये मेरे 2 लंग्स है और इस लंग्स के अंदर पाए जाते हैं अल्टीमेटली लंग्स जो है उसका सेलुलर जो प्रोसेस में बोलूं तो एल्वियोलाई होते हैं. लंग्स का जो आखिरी हिस्सा है वो है एल्वियोलाई. तो मैंने बाहर से सांस लिया, वो हवा कहां भरी? फेफड़े में. मैंने बाहर से एक सांस लिया, अंदर हवा भरी फेफड़े में 500 ml, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. और जब मैंने सांस छोड़ा तो हवा बाहर निकली 500 ml टाइडल वॉल्यूम. तो 500 लेता हूं, 500 निकाल देता हूं, फिर ले ही काहे को, है ना. मैंने एक रेस्पिरेशन लिया, उसमें मैंने 5 सेकंड का समय लिया. एक रेस्पिरेशन में मेरा जो रेस्पिरेशन चलता है 5 सेकंड में मैं एक रेस्पिरेशन लेता हूं. और ऐसा मैं 60 सेकंड में, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में 12 बार करता हूं. तो टोटल 60 हो जाता है, मतलब 1 मिनट में मेरे 12 रेस्पिरेशन होते हैं. तो 5 सेकंड में एक सांस लेता हूं मैं. उस एक सांस में मैं 2 सेकंड में तो अंदर सांस भरता हूं 500 ml, और फिर 3 सेकंड में मैं उस भरी हुई सांस को वापस निकालता हूं. ये मेरे अवगत होवे बिना होता रहता है. जैसे आप इस क्लास में बैठे हो, इतना समय हो गया है, मैं पूछूं कि आपने कितनी सांसें ली आने के बाद में, आपके सब पागल हो गया. ये गिनेंगे कि आप पढ़ो वो पढ़े. अगर मैं सांसें गिनने लग जाऊंगा तो पढ़ूंगा कैसे? पढ़ूंगा तो सांसें कब गिनूंगा? तो भगवान ने आदमी को काम करने के लिए छोड़ दिया और कुछ काम अपने हाथ में ले लिए. जैसे रेस्पिरेशन एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है. भगवान ने बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये मैं संभाल लूंगा. और जिस दिन मुझे होगा कि अभी ज्यादा ही फुदक रहा है तो सांस आई गई, आई नहीं, है कि नहीं है? वो बटन बंद कर दिया उसने ऊपर, वो अपने हाथ में ही नहीं है कि नहीं है? वो बटन तो उसके पास में पड़े, ऐसे बटन खूब सारे, आराम से तपस्या करता है वो. और जैसे ही कहता है वो फुदक रहा है कि नहीं है? इधर बहुत सारे लोग अफेक्ट हो गए. ओहो इनको क्या हो गया? हो अरे बटन बंद हो गया. भाई रुक जाओ, क्या है? बटन बंद हो गए, ज्यादा फुदक रहे थे, हो गया काम इनका. डी वो आ गया, ईडीडी आ गया इनका. तुम सीपीआर दो, टीपीआर दो, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं है? ये ठीक है, इंसानों के द्वारा क्रिएट किए हुए कुछ फालतू के तामझाम है. तुम इसको कुछ भी दे दो, इनका बटन बंद हो गया ऊपर. और तुम कोई सच्चे मन से सीपीआर देता है अगर कि ये भगवान मेरा सारा पुण्य इसको लग जाए प्लीज कुछ कर, तो ठीक है, बटन वापस चालू कर दिया. दैट डिपेंड ऑन कि उस आपने कितना उनको अरदास पहुंचाई, उसके मन तक कितनी लगी जाके, एंड उसने सुना कि नहीं सुना. दैट इज उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी अलग तरह की मर्जी है ना. तो हमने बोला कि हमने सांस लिया 2 सेकंड में, 3 सेकंड में निकाला, 5 सेकंड का एक रेस्पिरेशन जिसमें हमारा कुछ नहीं चलता है. अब हमने तो 500 भर के 500 निकाल दिया. फेफड़े में हवा भरती है, निकलती है, रहते नहीं है. जिसके रह जाए उसको न्यूमोथोरेक्स हो जाता है. एक बीमारी होती है रेस्पिरेटरी न्यूमोथोरेक्स, मतलब फेफड़े में हवा भर गई. तो एक बार एक मरीज आया, उसका एक्सरे के डॉक्टर ने बोला तुम्हारे फेफड़े में हवा भर गई. बोले हैं? बोले फेफड़े में हवा भर गई. तो बोले फेफड़े में तो हवा ही भरती है, पानी कब भरता है साहब? ये कौन सी बीमारी बता रहे हो? या तो आपको आता नहीं है या हमें बेवकूफ बना रहे हो. तो फिर उसको बताया कि फेफड़े में हवा भरती है पर भर के नहीं रहती है. अंदर भरना और भर के रहना 2 बातों फर्क है. घर में मेहमान आते हैं पर आके रहते नहीं है. रहेंगे तो हम कहेंगे अतिथि कब जाओगे, है कि नहीं? ऐसे करने लग जाएंगे. तो मेहमान आके जाए तो
हमें भी अच्छा लगता है, मेहमानबाजी करते हैं, पर आके रह ही लग जाए और जाने का नाम ही नहीं ले रहा हो तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हवा आती है, हवा जाती है, फिर आई क्यों? तो हवा कुछ साथ में लेके आई थी। मेहमान जब आते हैं ना तो कुछ लेके आते हैं, जैसे मान लो टॉफी लाए या कुछ लाए और लाके कहते हैं कि लो ये तुम ले लो, कि नहीं नहीं बोल ले लो, तो वो धीरे से ऐसे रख देते हैं। हम इंतजार करते हैं जाएंगे कब, है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही जाएंगे टूट पड़ेंगे, मतलब दैट इज समथिंग लाइक। तो वो उस तरीके का प्रोसेस है कि यार लेके आए ये कुछ, क्या लाए? ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किया, इस लंग्स के पास में मेरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यही काम करता है कि यहां पे एक ब्लड वेसल आती है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसे आगे निकल जाती है। पल्मोनरी आर्टरी यहां क्यों आई? वो उन आरबीसीओ को लेके आई जो मिलियंस ऑफ नंबर में है, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में एक सीट है जहां पे ऑक्सीजन बैठ सकती है। तो आरबीसी आई इस ब्लड के साथ में, क्योंकि ब्लड आएगा तो आरबीसी आएगी। आरबीसी के टांग तो है नहीं, हमारी जितनी भी ब्लड सेल है उनके टांगे नहीं है, हमारे तो है दो दो। तो हमें कोई ऐसे घर से कोई धक्का थोड़ी देता है कि उत्कर्ष, तो यहां आके हम रुक गए, फिर यहां से हम वापस धक्का देंगे कि सरदारपुरा। तो तुम कहां रहते हो? बोले सर सारण नगर में। सारण नगर ऐसे करते हैं क्या हम? नहीं, क्योंकि भगवान ने दो टांगे दी है और हम सब जा सकते हैं। वी आर मोबाइल बट ब्लड सेल इज नॉट मोबाइल, एवरी सेल आर मोबाइल। पानी के अंदर इसके पानी की जरूरत है क्योंकि वो तैरती रहती है कि नहीं? अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो तैरेगी कैसे? तो प्लाज्मा ज्यादा है और सेल कम है। सेल ज्यादा और प्लाज्मा कम हो तो धक्का मुक्की होगी, वो कहेगी पहले मैं तैरूंगी तैरूंगी। सबके लिए थोड़ी थोड़ी जगह है, दैट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। इसलिए हमने बोला इस इज ए रिवर, और जिसके अंदर सेल तैरती रहती है। सेल को तैरना जरूरी भी है क्योंकि आरबीसी अगर आएगी यहां से ये क्या उठाएगी? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की सीट पे बैठेगा ऑक्सीजन, और कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है इसके सीट पे कौन बैठा? ऑक्सीजन, और ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अब ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को यहां से लेके रवाना हुआ और इसको लेके गया, और इसको लेके गया हार्ट के अंदर। तो हार्ट में गया तो हार्ट ने बोला कि इसको अंगूठे तक पहुंचाना है, इसको दिमाग तक पहुंचाना है, यहां हार्ट है। तो हार्ट ने जोर से ऐसे पंप किया तो प्रेशर बना। जैसी प्रेशर वाला धक्का लगा, हीमोग्लोबिन स्पीड के साथ में अंगूठे तक गया और स्पीड के साथ में दिमाग तक गया। तो मेरी बॉडी में सबसे दूरस्थ वाले हिस्से में, दूर से दूर ऊपर, दूर से दूर नीचे, वहां तक भी हीमोग्लोबिन पहुंच जाएगा। इसका मतलब ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ईच सेल, ऐसी कोई भी सेल पीछे नहीं रह जानी चाहिए जहां तक हीमोग्लोबिन ना पहुंचे, क्योंकि हर सेल के पास में हीमोग्लोबिन पहुंचेगा तो हर सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंचेगी। वो ऑक्सीजन जो मैंने बाहर से फेफड़े में ली थी, और मैंने कहा था कि ऑक्सीजन जिंदा रहने के जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत यह है कि हर सेल को सांस लेने की जरूरत पड़ती है, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अब हमारा हम बैक्टीरिया नहीं है जो कहीं से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे अमीबा जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यहां से भी ऑक्सीजन लेते हैं, स्किन से ही। ये मछलियां गलफड़ों से ऑक्सीजन लेती है, हम गलफड़े वाली मछलियां तो है नहीं, हम अमीबा है नहीं जो स्किन से ही ऑक्सीजन ले रहे, वो ऐसे ही लेते हैं ऑक्सीजन, कहीं से भी, टांग से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, पीछे से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, कहीं से भी। हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं हाथ को ऑक्सीजन के अंदर रखूं तो ऐसे ऑक्सीजन अंदर नहीं घुस सकती सेल में, क्योंकि अगर ऐसे ऑक्सीजन सेल में ऑक्सीजन घुसने लगेगी तो कोई भी घुस जाएगा। जहां हवा घुस सकती है वहां बाकी तो कोई भी घुस सकता है। तो हमने ऐसा सिस्टम नहीं बना रखा है, हमने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ऑक्सीजन घुसानी है, और वहां से प्रॉपर तरीके से सम्मान के साथ में हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई होगा। लेकिन इस कार्य को करने की जिम्मेदारी किस सेल की है? आरबीसी। हर सेल को ऑक्सीजन मिले, लेकिन ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाने के लिए एक सेल है, उसका नाम क्या है? आरबीसी। जैसे आपने शादी समारोह होता है ना गांव में, या जोधपुर में तो क्या रख देते हैं, बोले कि चलो खाओ। गांव में ऐसा नहीं होता है, वहां पे लोगों को बिठाया जाता है, उनको एक बर्तन देते हैं, थाली कहते हैं उसको, 8-10 लोग साथ में बैठते हैं, ये सब सेल है, और इन सेल सबको खाना चाहिए। तो अब एक सेल आएगी जो खाना लेके आएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछे वाला बेंच है, वो पीछे वाला बेंच ले लो। हाँ, ये थोड़ा कमजोर था, ये शुरू से ही इसका वो नीचे वाला डंडा कमजोर था वो।
फोटो मत खींचो भाई, बेल्डिंग करा के रखो इसका। थोड़ा थोड़ा वो तिरछा था नीचे वाला डंडा, देखो वो एक डंडा ही गड़बड़ था इसका, बाकी इधर वाले सही थे। चलो, तो हमने यहां पे बोला हाँ, जिमन की बात हम कर रहे थे। तुम खाने पे फोकस करो अभी, है ना। तो एक मतलब हम अगर एक बात करें तो जैसी एक कुछ लोग बैठे, 4 से 5 लोग बैठे, उनको एक बर्तन पकड़ाया, अब उनको खाना देने के लिए एक आदमी होगा वहां पे, वो आदमी भी एक सेल है और उसका भी एक नाम हो गया, दाल वाला, एक हलवे वाला, अब पूड़ी वाला। अब बेचारा का एक नाम है, रामलाल नाम है मान लो उसका, लेकिन उसको ये रामलाल नहीं बोले, पूड़ी वाला इधर आओ। अब वो पूरे दिन पूड़ी वाला है, जैसी पूड़ी लाता पूड़ी वाले, दाल वाले, हलवे वाले। अब ये जो पर्टिकुलर आइटम है वो उसका नाम पड़ चुका है, उसका एक्चुअली में नाम कुछ और है। तो हमारी सेल का नाम तो था आरबीसी, लेकिन ये कौन बन गई, ऑक्सीजन वाली, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हर एक सेल को क्या जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके जाने वाली एक सेल है और सभी सेल को सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। सेल का नाम है आरबीसी और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किसके साथ में बाइंड हुआ, ऑक्सीजन के साथ में। हमने इसको क्या बोला, मेरी आरबीसी का यही काम है। हमने इतनी आरबीसी को पढ़ा, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम पढ़ा, हीमोग्लोबिन पढ़ा, कंसंट्रेशन पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा। सर इतनी सारी माता बॉडी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है और ये एक काम करती है, हमारी बॉडी के हर एक सेल को जिंदा रखने का काम करती है। इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। whenever I had less hemoglobin, whenever I had less RBC, तो मेरी सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और जब मेरी सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, मेरे सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या मेरा शरीर नीला पड़ेगा, नहीं। समझ रहे बात को, ऑक्सीजन की कमी अगर हीमोग्लोबिन नहीं होने से या आरबीसी नहीं होने से होती है तो साइनोसिस नहीं होता है। बड़ी मजेदार बात है, जैसे मेरा हीमोग्लोबिन अगर 1 हो जाए तो मेरे को साइनोसिस नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, मैं 4 घंटे क्लास नहीं ले पाऊंगा, 10 मिनट बाद में जीभ बाहर आ जाएगी, सांस फूलेगा, लिथार्जी होऊंगा, खड़ा रहने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सेल में एनर्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि सेल काम नहीं, क्योंकि उसको खुद को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। Whenever I have anemic, I can't, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगा, 2 सीढ़ी चढ़ते ही बैठ जाऊंगा, सांस फूल रही है भाई, थकान हो रही है मेरे को, पांव में दर्द होता है आदमी को, लिथार्जी रहता है, चक्री आती रहती है, पड़ा रहता है पूरे दिन, उठने का मन नहीं करता है। साइनोसिस नहीं होगी, क्योंकि साइनोसिस इसलिए नहीं होती है क्योंकि बॉडी में हाइपोक्सिया सेल को है, लेकिन ब्लड जितना भी जा रहा है वो प्योर है। साइनोसिस तब होती है जब ब्लड इंप्योर होता है। ब्लड इंप्योर मतलब ये फेफड़े की अगर बीमारी हो जाए, ये बीमारी हो जाए और ब्लड इंप्योर हो, CO2 ले ही नहीं रहा है, कार्बन ऑक्सीजन दे ही नहीं रहा है, CO2 ले ही नहीं रहा है, और इंप्योर का इंप्योर है, जितना ब्लड जाता है वो प्योर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें जो जाने वाली सेल है वही कम है, तो फेफड़ा क्या करे, मैं सांस तो ले रहा हूं, मुझे सांस की फेफड़े की कोई बीमारी नहीं है, 10 आरबीसी आ रही है, मैं 10 में ऑक्सीजन डाल रहा हूं और इसमें जितना भी CO2 आ रहा है मैं ले रहा हूं, तब तक बॉडी में साइनोसिस नहीं होगी। तो एनीमिया में कभी भी साइनोसिस नहीं होता है। साइनोसिस कब होगा, फेफड़ा खराब है, आपकी आरबीसी जा रही है 100, ऑक्सीजनेट हो रही है 2, 8 ऐसे ही वापस आ रही, 98 ऐसे ही वापस आ रही है, तो वो तो बिना ऑक्सीजन वाली आरबीसी है, तब इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इंप्योर ब्लड होगा, तब बॉडी में क्या होती है, साइनोसिस। तो फेफड़े की बीमारी में साइनोसिस होती है, एनीमिया में साइनोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो हमने अभी यहां पे समझा कि हमारा जो ये मरीज है, हमारा जो ये आरबीसी है, इस आरबीसी का काम क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे जाता है बॉडी की हर एक सेल तक और उस सेल को क्या देता है, ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और इसलिए मेरी बॉडी सर्वाइव कर पाती है। अगर ऐसा ना हो और मेरी सेल को लगातार ऑक्सीजन ना जाए और सेलुलर हाइपोक्सिया हो तो धीरे धीरे उस एरिया में नेक्रोसिस होएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। ऐसे इस हाथ में अगर ऑक्सीजन ना जाए तो हाथ काला पड़ने लग जाएगा। ये अल्टीमेट रिजल्ट होता है। वो लोकलाइज हो सकता है, वो जनरलाइज हो सकता है, लेकिन एनीमिया में साइनोसिस नहीं होती, ये ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन और आरबीसी का कम होना एनीमिया कहलाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण फंक्शन है जो आरबीसी का है। इसके अलावा और क्या काम करती है आरबीसी,
ये एक काम है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है और इसको सप्लाई करना हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का क्या काम है हमारी बॉडी में है? क्या काम है? न्यूट्रिएंट। आरबीसी के अंदर ग्लूकोज भरता है ऐसे नहीं, आरबीसी थोड़ी तो ब्लड करता है। हम आरबीसी का पूछ रहे हैं, आरबीसी का। वेरी गुड। आरबीसी से हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। आरबीसी की जो सतह होती है, सतह, आरबीसी की जो सतह होती है ना, सतह, सरफेस, इस आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन। उसकी मदद से हम क्या डिसाइड करते हैं कि आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे हम सबका एक ब्लड ग्रुप है, हम सबका एक, हाउ आई कैन डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप विद द हेल्प ऑफ असेसिंग द आरबीसी। और आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी है, ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए बी है, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है। ऐसे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो पहला काम तो आरबीसी का क्या है, आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन व्हिच बाइंड विद ऑक्सीजन एंड मेक्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आरबीसी इन आरबीसी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन गोज इनटू द ईच सेल ऑफ बॉडी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अगला इंपॉर्टेंट काम है आरबीसी का। आरबीसी हेल्प्स, आरबीसी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द surface of RBC, surface of RBC, there is an antigen, there is an antigen either A, B, either A, B और ए बी और ए बी, आइदर ए बी और ए बी। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर इज एन एंटीजन आइदर ए आइदर बी, और ए एंड बी दोनों, ए बी जिसको साथ में हम लिखते हैं, विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग ब्लड ग्रुप। इसकी मदद से मैं क्या डिटरमाइन करता हूं, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किससे होता है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन की मदद से, कि वहां पे एंटीजन कौन सा है, ए है, बी है, ए और बी दोनों है या कोई नहीं है। इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग, आइदर ए आइदर बी और ए बी। और कोई काम आरबीसी का? और क्या काम है आरबीसी का बॉडी में? आरबीसी जो होती है उसके सरफेस के ऊपर ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन हम आगे पढ़ेंगे जब हम डायबिटीज मेलाइटस पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C। एक टेस्ट होता है जिसमें आरबीसी की जो सरफेस है उसके ऊपर जो शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर, हमारी बॉडी में एक तो नॉर्मल शुगर होती है, नॉर्मल शुगर होती है 70 से 110, तो वो सही है। जैसे ही शुगर बढ़ने लगती है वो जाके आरबीसी की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो जब मेरे कोई डायबिटिक मरीज होता है, मुझे लगता है कि इसकी शुगर ज्यादा है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आरबीसी की सरफेस को चेक करता हूं, और मुझे आरबीसी की सरफेस पे परसेंटेज वैल्यू ऑफ शुगर जितनी ज्यादा मिलती है, मैं कहता हूं मरीज की उतनी ही ज्यादा शुगर है। जैसे 5% तक नॉर्मल होती है, अगर वो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कितनी भी परसेंटेज आ सकता है, और वो बताता है कि पिछले 3 महीने में मरीज का शुगर एवरेज कितना रहा है। ये भी मैं आरबीसी के सरफेस के ऊपर शुगर के चिपकेट को देख के बताता हूं, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ शुगर ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑन द सरफेस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन A1C। इट आल्सो हेल्प इन असेसिंग the percentage value of sugar in client with diabetes to assess the control of diabetes। अलग ही हम डायबिटीज मेलाइटस में लिखाएंगे आपको, पर ये एक और इंपॉर्टेंस है आरबीसी की, जो कि एक छोटे काम है इनके, वो बीमारियों के केस में। लेकिन मेजर काम आरबीसी का क्या था, ऑक्सीजन को कैरी करना। और सेल कैसी है, नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी नॉन डिवाइडिंग सेल है, आरबीसी डिवाइड नहीं कर सकती, आरबीसी से आरबीसी नहीं बनती है। तो अगर मुझे नया आरबीसी चाहिए तो कैसे बनेगा,
स्टेम सेल से। आरबीसी से आरबीसी नहीं बनेगी। अगर मुझे आरबीसी चाहिए, एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मल, लेट नॉर्मल एरिथ्रोसाइट, वो एरिथ्रोसाइट बन गई, 120 दिन का लाइफ स्पान है, हो सकता है 90 दिन, जरूरी नहीं कि सारी आरबीसी 120 दिन ही जिए, कुछ आरबीसी जल्दी कुछ बाद में, लेकिन उनका ज्यादा से ज्यादा दिन कितना होता है, 120। फिर क्या हो जाएगी, खत्म। कहां जाएगी, स्प्लीन में जाके खत्म होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमोलाइसिस। स्प्लीन में जाके खत्म क्यों होती है आरबीसी? जैसे ना इमोलाइसिस मैंने बोला कहां होता है, स्प्लीन में। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये स्प्लीन है, इस स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन में कैपिलरीज होती है, ये इस तरह की कैपिलरीज है, नैरो कैपिलरीज, छोटी जगह। अब आरबीसी जब यंग होती है, यंग, जैसे ये आरबीसी है, एकदम यंग है, अभी कल पैदा हुई थी, एकदम यंग आरबीसी, एकदम जवान आरबीसी, बिना न्यूक्लियस की आरबीसी, यहां पहुंची सर्कुलेशन से स्प्लीन तक, लेकिन आगे जो रास्ता है उसने देखो, ओह रास्ता बहुत संकरा है। बोले कोई बात नहीं, आरबीसी के पास में एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है, कि इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसको कोई डर नहीं है, ये क्या हो जाती है, ऐसे फ्लैट हो जाती है, ऐसे फ्लैट हो जाती है, और यहां से निकल जाती है और वापस अपने शेप में आ जाती है। ही इज कैपेबल टू चेंज द शेप, बिना न्यूक्लियस के है तो कोई भी शेप ले लेती है और आगे निकल जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा बॉल से खेलता है, बॉल पलंग के नीचे चली जाती है, तो बच्चा नीचे होकर पलंग के नीचे चला जाता है, बॉल को लेकर वापस आ जाता है, क्योंकि वो यंग है, बॉडी है, वो एकदम लचीली बॉडी है, तो पलंग के नीचे कहीं पे भी घुस जाएगा, वो कहीं पे भी, उसकी बॉल कहीं चली गई है, वो लाने के लिए वहां पे घुस जाएगा और निकाल लेगा। अब जैसे से आरबीसी 120 दिन की हुई है, अब ये दादाजी आरबीसी होगी, दादाजी। तो जैसे ये यहां पे पहुंची तो आगे जाए कैसे, रास्ता संकरा है। जैसे दादाजी है 90 साल के, अब बॉल पलंग के नीचे चली गई, अब दादाजी क्या करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दादाजी इससे ज्यादा झुक ही नहीं सकते। दादाजी जो है वो उनके मामला गंभीर है, अब वो झुक ही नहीं सकते। तो आपने कभी देखा कि दादाजी की बॉल गई तो दादाजी बॉल के बीच बीच नीचे चले गए? ऐसा पॉसिबल है क्या? इज नेवर पॉसिबल। तो ये दादाजी आरबीसी है। अब ऐसी जगह आई तो ये जा ही नहीं रही है, अब जा ही नहीं रही थी, ये कहां, यहां रुक जाएगी। अब ये रुकेगी तो पीछे वाले आरबीसी हॉर्न देगी, पाँ पाँ। बोले क्या, बोले आगे जाओ ना भाई, बोले हम तो हिल ही नहीं सकते। तो पीछे वाली कह रही है हम कैसे जाएं, फिर रास्ता क्या होने लग जाता है, ब्लॉक। उसी समय इस स्प्लीन की फेगोसाइटिक सेल होती है, जो पुलिस मैन की तरह, चौकीदार की तरह खड़ी रहती है, सब आरबीसी निकलती रहती है, वो देखती रहती है। और जैसी आरबीसी रुकी और ये आगे जा ही नहीं रही है, उनको बता, तो ये आरबीसी को क्या करती है, उठा लेती है। ये जो आरबीसी रास्ते रोक रही थी, वो क्या करती है, इस आरबीसी को, जो कौन रोक रही थी रास्ता, इस आरबीसी को स्प्लीन की फेगोसाइटिक सेल क्या करेगी, उठा लेगी। दूसरी आरबीसी को कहेगी तुम चलो, वो अपने सर्कुलेशन चलती है, इसने उस आरबीसी को उठा लिया और उस आरबीसी को कहेगा, बोले क्या हुआ, बोले हम बूढ़े हो गए हैं, बोले खत्म करो इनको। तो वहां आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन के अंदर, इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि तो उम्र का डिटर्मिनेशन आरबीसी का ऐसा होता है कि ओल्ड आरबीसी हार्ड हो जाती है, उनकी सरफेस टफ हो जाती है और वो लचीली नहीं रहती और स्प्लीन की कैपिलरीज में से नहीं निकल सकती, तब उसको सर्कुलेशन में से हटा लिया जाता है। और इस तरीके के प्रोसेस को हिमोलाइसिस कहते हैं, और ये स्प्लीन में होता है सारा काम। ठीक, तो आरबीसी का बनना बोन मैरो में होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है, और आरबीसी का काम हमने पढ़ लिया, बिना न्यूक्लियस की सेल होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। और आरबीसी, हीमोग्लोबिन, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्रिट, कंसंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, ये सब टर्म आपको याद होने चाहिए। ठीक, दूसरी सेल हेडिंग लगा दीजिएगा आरबीसी के बाद में, इस सेल का नाम है सेकंड सेल। पहला सेल तो था आरबीसी, जो नंबर में सबसे ज्यादा होता है, और साइज जो होती है आरबीसी की वो कितनी होती है, 7.2 माइक्रोन की, और लाइफ स्पान 120 दिन है, और नंबर में आरबीसी कितनी होती है, मिलियंस ऑफ सेल। दूसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट सेल है ब्लड की, ब्लड में पहली इंपॉर्टेंट सेल आरबीसी होती है। ब्लड की इंपॉर्टेंसी के हिसाब से, जो वैसे तो हर सेल की अपनी इंपॉर्टेंसी है, लेकिन इंपॉर्टेंसी के हिसाब से दूसरी सेल होती है डब्ल्यूबीसी। कौन सी सेल है, डब्ल्यूबीसी, और इसको मैं बोलता हूं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल या व्हाइट ब्लड सेल। दूसरी सेल जो होती है डब्ल्यूबीसी है, इसको मैं बोलता हूं व्हाइट ब्लड सेल, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी जो होती है, इस सेल की सबसे खास बात क्या रहती है, न्यूक्लिएटेड सेल। कैसी सेल है,
आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं है, डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लिएटेड सेल होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कंप्लीट सेल ऑफ ब्लड। किसी भी सेल में अगर न्यूक्लियस है तो कैसी सेल है, कंप्लीट सेल। तो मेरे ब्लड में पाई जाने वाली एकमात्र कंप्लीट सेल है डब्ल्यूबीसी, कंप्लीट सेल ऑफ ब्लड इज डब्ल्यूबीसी। कितनी होती है, तो अबाउट 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। कितनी होती है, 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। कैसी सेल होती है, न्यूक्लिएटेड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसको मैंने कंप्लीट सेल बोला। कंप्लीट क्यों बोला, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। किसी भी सेल में न्यूक्लियस है तभी वो कंप्लीट है। सेल के 3 कंपोनेंट होने चाहिए। पहला क्या, सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या, प्लाज्मा, सॉरी साइटोप्लाज्म, और तीसरा क्या, न्यूक्लियस। लेकिन आरबीसी में साइटोप्लाज्म तो था, सेल मेम्ब्रेन तो था, लेकिन न्यूक्लियस नहीं था, तो वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल थी। तो उन दोनों सेल को, प्लेटलेट और आरबीसी को हम बिना न्यूक्लियस की और इनका अनकंप्लीट सेल बोलते हैं। लेकिन ये कंप्लीट सेल है। तो आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, विच इज द कंप्लीट सेल ऑफ ब्लड, डब्ल्यूबीसी इज द कंप्लीट सेल ऑफ ब्लड। इट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड इट इज अबाउट 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। आपको अगर पूछे कि ब्लड में सबसे कम पाई जाने वाली सेल कौन सी है, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है, सिर्फ हजारों में ही होती है। आरबीसी मिलियंस है, प्लेटलेट लाखों में, और डब्ल्यूबीसी सिर्फ हजारों में, 4 से 11,000। तो ब्लड में पाई जाने वाली नंबर में सबसे कम सेल, लेस इन नंबर, है ना, सबसे लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, टोटल नंबर में सबसे कम होती है, लेस इन नंबर इन ब्लड। ब्लड में नंबर में कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, ओनली 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो नंबर में डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत कम होती है। न्यूक्लिएटेड सेल है, कंप्लीट सेल है ब्लड का। कलर, डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, जैसे आरबीसी का कलर कैसा था, रेड। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, कलरलेस। डब्ल्यूबीसी का कलर होता है कलरलेस, ध्यान रखना, व्हाइट नहीं होता है। पहला ऑप्शन व्हाइट आएगा, सी में ये होगा, डब्ल्यूबीसी इज ए व्हाइट कलर सेल। बाकी तो पढ़ते ही नहीं अपन, क्योंकि तो बहुत सिंपल था, डब्ल्यूबीसी का मतलब ये व्हाइट ब्लड सेल। तो कलर कैसा होता है, व्हाइट नहीं। तो सर व्हाइट क्यों नाम दिया, कलरलेस सेल लिख देते इसको, ऐसा भी लिख सकते थे। डब्ल्यूबीसी की जगह क्या लिख सकते, सीबीसी, कलरलेस ब्लड सेल, ऐसे लिख देते सर। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि एक गड़बड़ नाम होता। सही नाम क्या होगा इसका, व्हाइट। क्यों व्हाइट बोला इसको, क्योंकि व्हाइट ही होती है ये। तो सर कलरलेस कैसे हुई, क्योंकि व्हाइट कलर नहीं होता है। सर होता है पर नहीं होता है। कुछ बातें जिंदगी में होती है पर, जैसे ये है तो मैं कहूंगा कैसा है, आप कहोगे व्हाइट, मैं कहूंगा नहीं ये कलरलेस है। जब मुझे इसमें कलर डालना होगा तो कलर तुमने देखे नहीं, अभी कलर ऐसे नहीं होता है, कलर ऐसे होते हैं, ये होता है कलर, तब ये कलर होता। अभी तो वो था, वो तो व्हाइट था। व्हाइट मतलब जो कोई कलर नहीं है। मुझे जब भी कलर देना होगा इसको तो मैं कलर दूंगा, कलर इनको कहते हैं, है कि नहीं है। वो पहले जो था वो क्या था, कलर नहीं था, कलर इनको कहता है। अभी दिवाली में लगेंगे घरों के ऊपर, तब तुम्हें पता चलेगा कलर क्या होता है। ये सुन लो, कलर इनको कहते हैं। वो जो था ये कोई कलर नहीं है, ये कोई कलर नहीं है। मुझे जब कलर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कलर लिखने हैं ऊपर, अगर मैं उनको इसको कलर लेस बढ़ाऊंगा तो मुझे उसके ऊपर कलर लिखने हैं। तब कलर कब दिखेंगे, जब पीछे कलर नहीं होगा। तो बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट। एम्स का फॉर्म भरते हो ना, तो फोटो का बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट, ताकि तुम्हारा थोबड़ा दिखे। तो पीछे कलर लेस करो। अब तुमने लगाया पीछे ग्रीन पर्दा और फिर आगे फोटो खिंचवा रहे हो तो वो पर्दा ज्यादा दिख रहा है, तुम कम दिखते हो। तो सही स्कैन नहीं होता है। वो जब आपका स्कैनिंग होता है ना, जब कंप्यूटर में, तो स्कैनिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तुम्हारा कलर गड़बड़ है उस पीछे वाले से, तो तुम फीके हो। तो पीछे कलर को गायब करना हो तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट। ये सुनो, तो व्हाइट नाम दिया है पर व्हाइट कोई कलर नहीं होता है। इसलिए सेल को मैंने क्या बोला, इट इज ए कलरलेस सेल। कैसा सेल है ये, कलरलेस सेल है, बिकॉज देयर इज नो कलर। तो हमने बोला कलर कैसा होता है इसका, कलरलेस। अमाउंट कितना होता है इसका, 1000 में, और लेस इन नंबर,
कंप्लीट सेल है, न्यूक्लिएटेड सेल है। अगला लिखिएगा WBC, WBC इज एन इम्यून सेल। कैसी सेल है ये? इम्यून सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बड़ा मजेदार टर्म है। WBC, जैसे RBC की इंपॉर्टेंस क्या थी? ऑक्सीजन को कैरी करती है। WBC का काम क्या है? WBC एक इम्यून सेल है। इम्यून सेल मतलब डिफेंस। इम्यून सेल का मतलब क्या है? डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या है? रक्षक। रक्षक बना भक्षक, सुना आपने? इट इज ए रक्षक सेल, इट इज ए प्रोटेक्टिव सेल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब मेरी बॉडी में गया, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में एक सेना नाम की चीज है ना? हम बड़ी आराम से उठते हैं, आराम से अपना काम करते हैं, जाते हैं, क्योंकि हम आम नागरिक है, कॉमन मैन है कि नहीं? वो हम अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश भारत, उसकी एक सेना है और वो सेना हमारे लिए खड़ी है और हम पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे देश की सेना है। सेना कौन है? सेना भी सेल ही है, हमारी तरह ही है, लेकिन उनको भर्ती किया गया कुछ एग्जाम करा के, और फिर उनको शस्त्र चलाना सिखा दिया और उनको शस्त्र पकड़ा के खड़ा कर दिया, और अब उनको बोला गया कि तुम्हें लगे कि ये आदमी आतंकवादी हो सकता है, तुरंत चेक करो, और अगर वो आतंकवादी निकले, पूरा तुमको छूट है, तुम सेना हो। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अधिकार नहीं है। हम किसी के साथ ऐसा करेंगे तो मर्डर कहलाएगा वो, ये सुनो। तो वो सेना को अधिकार है, और उस तरह की सैनिक हमारे देश में भी है। हमारे देश मतलब मेरी बॉडी के अंदर भी है, उसको मैं WBC कहता हूं। जिस तरीके से कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस जाता है तो उसको सेना पकड़ के खत्म कर देती है, और फिर उसी समय नाकाबंदी करती है और तमाम लोगों को चेक करती है, क्योंकि ये एक आता तो और भी हो सकते हैं, और भी हो सकता है। तो सब जगह चेकिंग शुरू हो जाती है, और हर एक गाड़ी आ रही है, जा रही है, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तुम कौन हो, गाड़ी में कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, डिक्की खोलो, पीछे खोलो, ये खोलो, पूरी गाड़ी को चेक किया जाता है। हर गाड़ी को चेक किया जाता है, क्योंकि अभी आतंकवादी घटना हुई है थोड़ी देर पहले, तो किसी भी गाड़ी में किसी भी पे आतंकवादी और भी हो सकते हैं। ये तमाम तरह के काम हमारे बॉडी में भी चलते हैं। जब मेरी बॉडी में कोई आतंकवादी घुसा, आतंकवादी मतलब कोई एंटीजन, एंटीजन यहाँ पे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरी देश के लिए आतंकवादी एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो इस एनवायरमेंट के अंदर है, और मैं सांस लेता हूं तो अंदर जाते हैं, मैं बोलता हूं तो अंदर जाते हैं। उनको जगह चाहिए, इतने अमाउंट में है यहाँ पे कि मैं सांस ले रहा हूं तो अंदर जा रहे हैं, मैं मुंह खोल रहा हूं तो अंदर जाते हैं, और जब वो अंदर चले जाते हैं तो उस समय RBC और प्लेटलेट को कोई मतलब नहीं, वो हमारी तरह है। जैसे कोई आतंकवादी है, रेलवे स्टेशन पे चल रहा है, कहीं चल रहा है, तो हमें क्या मतलब, हम किसी को चेक नहीं करते, हम हमारे रास्ते जाते हैं, तुम आतंकवादी हो तो हो, हम तो कोई उसको इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस का आदमी है, सेना का आदमी है, उसको लगता है ये सस्पेक्टेड है, तो गप वो कहेगा देखो दिखाओ तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, तुम्हारा वो लाइसेंस दिखाओ। हम थोड़ी कहते हैं चलो लाइसेंस दिखाओ, वो कहेगा तुम कौन हो, बोले हम कॉमन मैन हो, जूते खाओ, कहीं का आधार कार्ड चेक करो, क्योंकि यू आर नॉट द पावरफुल मैन। तो RBC या प्लेटलेट ऐसे पंचायती नहीं कर सकती, क्योंकि तो हमारी तरह है, ना वो करती है ना हम करते हैं, हम भी किसका चेक करनी। लेकिन अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं करता कि आधार कार्ड दिखाओ भाई, कहीं किसी के आदमी का कर सकता हूं, मुझे अधिकार है, क्योंकि पुलिस, कोई आदमी पूछेगा तुम कौन हो, बोले पुलिस, बोले लो साहब दिखाता हूं, उसको पता है कि मारेगा भी नहीं, दिखाया कि उसके पास में पावर है, इसको सरकार ने दिया है पावर। दैट इज समथिंग लाइक WBC इज द पुलिस डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। RBC और प्लेटलेट को कोई मतलब नहीं है, WBC को बहुत मतलब है, और वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी रखती है, उसके पास में मेमोरी सेल है। अगर पहले कभी ऐसा आक्रमण हुआ है, सेम एंटीजन है, तो रिकॉग्नाइज भी कर लेगी। कोई मेमोरी नहीं है फिर भी वो पहचान लेगी। एंटीजन जो कि उसने बॉडी में कहीं पे भी नहीं देखा, हाउ मच ऑफ मेमोरी ही हैड, कितने एंटीजन कितनी शक्लों के होते हैं, हमें तो बैक्टीरिया की शक्लें याद नहीं रहती है, WBC में कितनी कैपेसिटी होती होगी कि वो गप से पहचान लेती है कि एंटीजन है। बाकी सेल तो, एंटीजन बैक्टीरिया भी एक सेल होता है, हमारी बॉडी में भी खूब सारी सेल है, लेकिन ये हमारी बॉडी की किसी सेल को नुकसान नहीं पहुंचाते WBC। ब्लड तो पूरी जगह जाता है, हर सेल के पास में ब्लड जाता है, इसने बॉडी की किसी भी सेल को खत्म नहीं किया। लेकिन अगर मेरे ब्लड में, मेरी बॉडी में कोई भी एंटीजन चला गया, जैसे TB का बैक्टीरिया चला गया, कोई भी बैक्टीरिया यानी कि कोई भी दूसरी सेल चली गई, इसने उसको रिकॉग्नाइज किया और इसने उसको खत्म कर दिया। डिफेंस इसको कहते हैं कि उसको पहचानना और फिर उसको क्या कर देना, ताकि मेरी बॉडी का क्या हो जाए। तो आपने देखा होगा कि हमें कभी भी बुखार नहीं आता है नॉर्मली,
अगर ये ना हो ना आपकी बॉडी में, तो आप रोज बुखार में ही शिकार हो। रोज बुखार वाला आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा? तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको फीवर आता है, बुखार, तो आपकी डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या देखते हैं? देखने के दो रीजन होते हैं। दो रीजन क्या? एक रीजन तो ये देखता हूं कि कहीं डब्ल्यूबीसी कम तो नहीं हो गई है, कि 1500 हो गई है, होनी चाहिए 4 से 11,000, पर अगर ये 1500 हो गई है, इसका मतलब मेरी बॉडी में लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो गई है और ये बुखार की शुरुआत है। और अगर ये नहीं बढ़ी तो ये जो बुखार है ये मेरे को लेके जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया से लड़ने वाला कोई है ही नहीं बॉडी में। और अगर ये 15,000 हो गई है तो भी गड़बड़ी है। इसके बढ़ने का इंडिकेशन है कि अंदर बैक्टीरिया घुस चुका है और उसने इन्फेक्शन कर दिया है और उससे बराबर लड़ाई चल रही है। इसका 15,000 होना अच्छी बात है, लेकिन इसने बताया है कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है और हुआ है, इसीलिए सेना इतनी बड़ी है। होनी चाहिए कितनी? 10, अभी कितनी हो गई? 15। इसका मतलब डब्ल्यूबीसी ने अपने नंबर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसलिए बढ़ाया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, ये बॉडी की डिफेंस सेल है। तो मैं क्या करूंगा? इस डब्ल्यूबीसी की मदद करूंगा कि भाई ये 15,000 हो गई है और ये लड़ रही है, लगातार बुखार आ रहा है मुझे, तो मैं इस डब्ल्यूबीसी की मदद करूंगा और बाहर से मैं सेप्ट्राक्सोन भेजूंगा। सेप्ट्राक्सोन क्या करेगा? बोलेगा बैक्टीरिया कौन है? बोले मैं हूं। उसने सीधा बैक्टीरिया पे हमला किया। सेप्ट्राक्सोन है, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी की मदद करने के लिए आया वो हेल्पर। कर्ण, दुर्योधन का दोस्त था कर्ण, है कि नहीं है? तो कर्ण मदद करने आया। उसको पता था कि दुर्योधन बुरा आदमी है, लेकिन फिर भी मदद की। भगवान कृष्ण ने बोला था कर्ण को कि कर्ण, बोले हाँ बोलो, बोले कि ये दुर्योधन तो मारा जाएगा, तुम भले आत्मा हो, इनके साथ में आ जाओ, पांडवों के साथ में। उसने बोला कि दुर्योधन से पहले मरूंगा, दुर्योधन से मैं पहले मरूंगा, पता है सर। तो फिर बोले दोस्त है मेरा। जब ये सारे साथ नहीं दे रहे थे ना, उस दिन एक दिन इस भोले आदमी ने साथ दिया मेरा। है बहुत बुरा आदमी, लेकिन मेरे को जब जरूरत थी तब ये खड़ा था। इसको जरूरत है, मैं खड़ा रहूंगा, मारा इससे पहले जाऊंगा, इसके तीर बाद में लगेगा, पहले मेरे लगेगा। और है ये बुरा, इसलिए मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे भी पता है। और सीधा सामने से मारने की औकात इनमें से किसी की नहीं है। तुम्हारे जितने भी पांडव है ना, सीधा नहीं मार सकते, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सच्चा आदमी हूं और सच्चे आदमी को ये मार ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य को तो भगवान तुम भी नहीं मार सकते। तो इनकी तो औकात ही क्या है? तो सामने से ये कोई नहीं मारेंगे। और जब मैं सामने ना हूं तब इनको समझा देना, क्योंकि इनमें अकल नहीं है तुम्हारे जितनी। इनको बता देना उस समय मार दे, नहीं तो मैं मरने वाला नहीं हूं, और जब तक मैं नहीं मरूंगा तुम दुर्योधन को मार नहीं पाओगे। तो उसका पहिया टूटता है रथ का, और वो पहिया ठीक करने उतरता है और भगवान कृष्ण को कहता है कि अभी पहिया ठीक कर रहा हूं, बोल दो इसको। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, अर्जुन बोला पीछे से वार नहीं करूं। भगवान बोले ये सामने से कभी नहीं मरेगा तुमसे, तुम अगर पीछे से इसको अभी नहीं मारोगे ना, ये खुले चैलेंज से कहता है, और ये नहीं मरेगा तो दुर्योधन का बाल विवाह का नहीं होगा और धर्म का युद्ध तो जीत ही नहीं पाएंगे हम। तो अभी यही धर्म है कि इसको पीछे से मारो। तब कर्ण को मारा जाता है, क्योंकि कर्ण इतना खतरनाक आदमी था, अर्जुन से कई गुना ज्यादा बड़ा आदमी था, लेकिन संगत गलत थी, संगत में मारा जाएगा। संगत गलत पकड़ ली, क्योंकि उसके भी दिमाग में मामला गंभीर ही था, क्योंकि जिसको मरना होता है उसको कौन बचा सकता है कि नहीं है? दोस्ती निभाने एक अलग बात है, लेकिन ऐसी दोस्ती निभाने क्या मायना जिसमें जान जा रही है। लेकिन कई जगह पे आदमी को ऐसे डिसीजन लेने होते हैं। तो आप चाहे कितने ही अच्छे हो, लेकिन आपकी संगत अगर गलत होगी उस दिन आपको भी जाना पड़ेगा, यह तय है। तो आप जब नॉर्थ साइड की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे दोस्त ना रखो जिनका मामला काफी गंभीर है, नंबर आ रहे हैं माइनस में। ऐसो के थोड़ा दूर रहे और ऐसो को पकड़े जो थोड़े बढ़िया नंबर के साथ में, क्योंकि संगत रंगत बदलती है। अगर 9 लुच्चे आदमी है और उनके साथ हो तो 10वां लुच्चा आप हो, अगर अभी नहीं हो तो बन जाओगे, ये तय है। संगत हमेशा रंगत बदल देती है। और 9 जबरदस्त आदमी और आप कितने भी गड़बड़ हो, लेकिन आप उनके साथ रहोगे तो 10वें जबरदस्त आदमी आप बनने वाले हो, भले आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, ये तय है। ये अर्जुन कर्ण उसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वो 100 ऐसे लोगों के साथ में था जो गड़बड़ थे, सभी मारे गए, ये भी मारा गया 5 लोगों से सिर्फ, क्योंकि 5 सही थे, उनमें गड़बड़ कोई नहीं था, वो धर्म के साथी थे, वो सत्य की बात करते, इसलिए भगवान कृष्ण उनके साथ में थे, उनके साथ नहीं थे। तो संगत का असर जिंदगी में हमेशा होता है। तो ये डब्ल्यूबीसी उस तरह की सेल है जो डिफेंस का काम करती है, कम और ज्यादा दोनों केस में इसकी इंपॉर्टेंस है। डब्ल्यूबीसी के क्या टाइप है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट टाइप की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलग अलग जो डब्ल्यूबीसी का अलग अलग टाइप है, उस अलग अलग टाइप का क्या मीनिंग है। मतलब एक ऐसी सेल, हमने बोला कि
आरबीसी और प्लेटलेट तो डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन डब्ल्यूबीसी डिवाइड है। क्यों है डिवाइड? अगर न्यूक्लियस है तो डिवीजन होना पड़ेगा, तो न्यूक्लिएटेड कोई भी सेल होगी उसका क्या होगा? डिवीजन होगा। जो सेल न्यूक्लिएटेड नहीं है उसका डिवीजन नहीं होता है। तो हमने बात उन दो का तो डिवीजन नहीं होता, लेकिन इसका डिवीजन होता है। 5 बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यूक्लिएटेड सेल है तो इट कैन डिवाइड, इट कैन डिवाइड। इसलिए डब्ल्यूबीसी के नंबर स्पीड से बढ़ जाते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी डिवीजन का पावर, हाँ नो डाउट डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो से ही बनेगी, लेकिन डब्ल्यूबीसी कैन डिवाइड। 1 से 2 हो सकती है, माइटोटिक सेल है क्योंकि इट है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, बट आरबीसी एंड प्लेटलेट नेवर डिवाइड। ठीक है। दूसरा कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस है। 4 से 11,000 इसके नंबर है, जो सबसे कम है, नंबर में सबसे कम है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब बढ़ा लेंगे, जरूरत कहां है? बाकी वाले की तो बढ़ने का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो घटेगा ही, कभी घटेगा तो जब बनना होगा तो बोन मैरो से ही बनेगा, खुद से नहीं बढ़ा सकती वो। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कलर। तो इसका कोई कलर नहीं होता, ये भी एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। और ये कैसी सेल है? इम्यून सेल है। इम्यून सेल का मतलब है ये बॉडी की डिफेंस सेल है, हमें बैक्टीरिया से या हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप, जो कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट रहते हैं, ये टाइप क्या है, इनका क्या साइज है, शेप है, लाइफ स्पान क्या है, अलग अलग टाइप का, कौन ज्यादा होती है कौन कम होती है, उनका काम क्या है, और प्लेटलेट का क्या काम है, ये तमाम चीजें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें किसी तरीके का डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो? MCHC या MCH? MCH इज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, दैट इज MCH। MCHC इज द टोटल वजन, वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, भार। हीमोग्लोबिन का टोटल वजन कितना है टोटल 100 ml ऑफ ब्लड में? एक आरबीसी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है 30 पिकोग्राम, ये हमने बताया। ऐसे 5 मिलियन आरबीसी है, पर 100 ml ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी है। 5 मिलियन आरबीसी में टोटल हीमोग्लोबिन जो 30 पिकोग्राम है, ये 30 करके कितना ग्राम बनता है? तो 30 to 35 ग्राम, दैट इज टोटल कंसंट्रेशन। जैसे होता है ना हिमेटोक्रिट, जैसे हमने पढ़ा ना हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट कितना था? 45%। ये टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। वैसे टोटल कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और वो भी मीन कंसंट्रेशन, वो होती है 35 ग्राम है। हाँ 1 ml मानो, पर 100 करो तो 100 से कर दो। क्यूबिक मिलीमीटर बोलूंगा ना तो पर 100 ml आएगा। जब मैं बोलूं ना पर क्यूबिक मिलीमीटर, इसका मतलब है पर 100 ml। मैं जब समझाऊं तो 1 ml ब्लड से समझा दूं, क्योंकि मैं 100 ml ब्लड थोड़ी लूंगा सैंपल, मुझे आपका सैंपल लेना तो 100 थोड़ी निकालूंगा। कितना निकालूंगा? 1 ml। लेकिन जब मैं ये यूनिट लगाता हूं, इसका मतलब है पर 100 ml। मैंने लिखा ना क्यूबिक मिलीमीटर। हाँ हाँ, और कोई डाउट? नहीं, 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, दैट इज द नंबर ऑफ आरबीसी। हमने लिखा है यहां पे, देखो, डोंट बी कंफ्यूज। तुम पूरा आरबीसी पढ़ा है और नंबर में ही गड़बड़ है तो मामला गंभीर हो जाएगा तुम्हारा। हमने बोला क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर को CUMM लिखो या मिलीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है, ऐसे लिखते हैं इसको। इसको इसी यूनिट में लिखा जाता है, और इस यूनिट को हम मेजर करते हैं पर 100 ml ऑफ ब्लड में। लेकिन मैं 100 ml सैंपल नहीं लेता हूं, सैंपल तो 1 ml ही लूंगा, उसको मल्टीप्लाई करके रीडिंग 100 में दी जाती है। समझ गए? तो ये पर 100 ml बोलो या पर क्यूबिक मिलीमीटर बोलो, पर ml नहीं लिख सकते इसको। लेकिन आप सैंपल 1 ml ही लोगे, क्योंकि आप 100 ml सैंपल नहीं ले सकते, लेकिन यूनिट 100 में जाएगा। जैसे आप हार्ट रेट चेक करते हो ना, तो बीट पर मिनट होती है, लेकिन 1 मिनट कौन इंतजार करता? 15 सेकेंड इंटू 4, ऐसे भी तो करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है कि हम जब यूनिट लिखेंगे तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ही लिखेंगे, उसको पर ml नहीं लिख सकते, ऐसा। हीमोग्लोबिन, हाँ 13 से 15, जैसे नॉर्मल वैल्यू होती है 15, ऐसे। तो मान लो मैंने कहा एग्जाम में ऐसा आ गया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है और 2 वैल्यू आ गई, तो फिर ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि 18 ज्यादा है। हाँ
हाँ 55 तक नॉर्मल है, लेकिन मुझे ये बोले कोई कि नॉर्मल हिमेटोक्रिट होता है, और एक देखो नॉर्मल हिमेटोक्रिट होता है, उसने वैल्यू क्या दी 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55, और हमने तो बोला सर 45 प्लस माइनस 10, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सही है, क्योंकि 45 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, और जो वैल्यू होती है ना वो नॉर्मल उतनी या उससे कम ही होती है जब नियर बाय रीडिंग हो। तो रीडिंग जब आपको ये नियर बाय हो ही ना, तो वो समझने के हिसाब से हमने बताया, लेकिन ऐसी रीडिंग आएगी तो मैं ये और ये नहीं करूंगा कि सर आपने बोला 55 सही है तो मैं ये करके आएगा, तो ये गलत कैसे, तब आपकी एक्यूरेसी कम वाले नंबर पे जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 30 सही है, 30 तो गलत है, ऐसा। और कोई डाउट है? हीमोग्लोबिन, हाँ हाँ बहुत ज्यादा है वो तो। हाँ देखो ये एक एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करेगी कि उसमें ऑप्शन क्या दिए है। तो फीमेल का नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 12 से 15 है एग्जैक्ट, मुझे कोई बोले तो मेल 15 फीमेल 13, एक वैल्यू 15 से ऊपर वाला गलत है और 13 से इधर वाला गलत है, तो 13 14 15 ये रीडिंग सही है। फीमेल के लिए 13 ज्यादा अच्छा है, मेल के लिए 15 अच्छा है, ये एक रीडिंग है, लेकिन हमेशा वैल्यू उस रेंज में आएगी, तो रेंज में फिर चूज करना आपको पड़ता है ऐसे। और कोई डाउट? पेपर सॉल्यूशन आ नहीं पाया, एक आध दिन में पूरी कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी हुआ नहीं है सॉल्यूशन इसलिए आ नहीं पाया, लेकिन कल तक, कल और परसों तो 100% आने की पूरी कोशिश, ऐसा है ना। थैंक यू।